हेलो गाइस, दिस इज डिफेंस डीसी। और इस वीडियो में हम जो हमारी 12th क्लास की हिस्ट्री की करवाने की जो सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है जयचंद गरवार सीरीज, उसका ये 12th लेक्चर है। इसका नाम है थीम 12 कॉलोनियल सिटीज़। इसमें हम अर्बनाइजेशन, प्लानिंग एंड द आर्किटेक्चर ऑफ कॉलोनियल सिटीज़ पढ़ेंगे। कौन कौन सिटी के बारे में पढ़ेंगे वो सब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो भी बच्चे इस चैनल पर पहली बार आएँ वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लें। इसमें हम बहुत सारे क्विज़ और भी कई सारी चीज़ें, आप डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हो मुझसे। अगर आपको कुछ भी पूछना है वो सब आप पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम भी डिफेंस डीसी नाम से ही है, ठीक है। उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो और उसमें डायरेक्ट आपको मिल जाता हूँ। लेकिन आप ना कई लोग पर्सनल अकाउंट को मैसेज करते हो, मेरा पर्सनल जो अकाउंट है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर यार तुम कैसी कैसी बातें पूछते हो। मतलब कल तो एक बच्चे ने पूछा, सर जी आपको बीजेपी पसंद है या कांग्रेस पसंद है? तो बेटा मेरे ख्याल से आपको पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए। और किसी भी पार्टी से किसी का कोई भला नहीं हुआ है, ठीक है। आपकी पढ़ाई से ही आपका भला होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अब लेक्चर में आगे। तो गाइज ये है आपका 12th लेक्चर। देखें, तो इस चैप्टर में हम अर्बनाइजेशन जो कॉलोनियल इंडिया में हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, इसमें हम 3 बड़ी सिटीज़ को देखेंगे उस वक्त की। मद्रास, जिसको अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता है, कलकत्ता जिसको अभी कोलकाता बोलते हैं, और बॉम्बे जिसको भी मुंबई बोलते हैं। समझ रहे हो? तो मद्रास, कोलकाता और मुंबई, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। मद्रास जैसे आपको पता है चेन्नई हो गई, आईआईटी मद्रास को भी आईआईटी चेन्नई बोलते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए कि ये तीनों की तीनों ये सिटी थी। सबसे पहले एक फिशिंग और वीविंग विलेज थी। भाई फिशिंग और वीविंग विलेज क्यों थी? क्योंकि तीनों की तीनों पोर्ट सिटी हैं। बॉम्बे हो, कोलकाता हो या चेन्नई हो, तीनों की तीनों पोर्ट पे हैं, तो फिशिंग भी शुरू से होती है यहाँ पे। और वीविंग, बुनकर जो है कपड़े बुनने का काम, ये भी यहाँ पे बहुत पहले से ही होता है, ठीक है। सबसे पहले फिशिंग और वीविंग विलेज थे, पहले ये गाँव थे। दुनिया की सारी सिटी कभी ना कभी गाँव रही होंगी, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, कंपनी के जो एजेंट थे वो सेटल हुए मद्रास में कब? 1639, कोलकाता में 1690 और बॉम्बे में 1661। सबसे पहले कहाँ हुए? मद्रास, फिर बॉम्बे, फिर कोलकाता। MBC उसमें आप याद रख सकते हो। अच्छा, मद्रास में 1639, 1661 और 1690। बेटा मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता, इसमें देखो बोली ना, मद्रास 1639, 1661 में बॉम्बे और कोलकाता 1690, ठीक है जी। अच्छा, अब जो ये बॉम्बे जो था इसका एक अलग सीन है। एक सेकंड, बॉम्बे जो था, एक सेकंड, हाँ, कलकत्ता। बॉम्बे वाज गिवन टू द कंपनी। बॉम्बे जो कंपनी को मिला था 1661, वो कहाँ से मिला था? एक इंग्लिश किंग से मिला था। भाई ब्रिटेन की एक कंपनी थी, ब्रिटेन के ये इंग्लिश किंग था, उसने इनको दे दिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे आई थी 1661 में, कि तुम बॉम्बे में चलो करो अपना। अब बॉम्बे उसकी देने की हिम्मत कैसे होगी? उसके पास कहाँ से आया बॉम्बे? तो उस इंग्लिश किंग को भी दहेज में मिला था। कहाँ से? पोर्तुगीज किंग से। किसी पहले यहाँ पे सबसे पहले तो भाई पुर्तगाली आए थे ना, वास्को द गामा आया था, सबसे पहले पोर्तुगीज ही तो आए यहाँ पे, उन्होंने बॉम्बे पे कब्जा कर लिया था। उन पोर्तुगीज जो किंग था उसने अपनी बेटी की शादी किसी इंग्लिश किंग से की, उसने दहेज में क्या दे दिया? बॉम्बे को उन्हें दे दिया, और बॉम्बे वो सॉरी मतलब बॉम्बे को इंग्लिश किंग को दहेज में दे दिया, और इंग्लिश किंग ने अपनी एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहाँ से ब्रिटेन से आई थी, उसको दे दिया था इसे। समझ रहे बात को? तो मतलब हमारे उसको ये इस तरह से ऐसे दे रहे थे जैसे इनके बाप की कोई जागीर है, ठीक है। तो आप ये ऑर्डर याद रखते हो, MBC, मद्रास, बॉम्बे, फिर कोलकाता, ठीक है जी। अच्छा, फिर जो कंपनी ने अपने ट्रेडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस थे वो इन सेटलमेंट में बसा लिया। अच्छा, ये जो फोटो है, ये फोटो कहाँ का है? ये सेंट जॉर्ज फोर्ट का नाम है, सेंट जॉर्ज। कहाँ पे है? मद्रास। तो बेटा एक याद रख लीजिए आप, मैं तो ये कह रहा हूँ, सीधा लिखा है कि मद्रास का जो फोर्ट था अंग्रेजों का, उसका नाम क्या था? सेंट जॉर्ज। कोलकाता का सेंट विलियम्स। ऐसी बॉम्बे का एक फोर्ट था, उसका कोई नाम नहीं था, ठीक है। मैं सबको आपको बताऊँगा, आपको याद रहना चाहिए बस ये। मैं बता चुका हूँ, जो जो मैं आपको बताऊँगा वहीं से क्वेश्चन आएंगे, आपको बस वही वो याद रखना है। अच्छा, मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के मिडल का क्या मतलब है बेटा? कि जो 1850s तक आते आते, ठीक है, 1850s तक आते आते ये सेटलमेंट जो थे, ये सब के सब जो पहले विलेज थे, ये सब बड़ी सिटी बन चुके थे, ठीक है। जहाँ पे नए जो रूलर थे वो कंट्री को कंट्रोल कर रहे थे। नए रूलर मतलब कौन? अंग्रेज जो आए हुए थे, ठीक है। अच्छा, जो मद्रास का जो लेआउट था बॉम्बे का और कलकत्ता का, वो अलग था, बाकी के इंडियन टाउन्स थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स थी वो कॉलोनियल ओरिजिन की थी। भाई यहाँ पे अंग्रेज रहते थे, अंग्रेजों ने यहाँ अलग तरह की बिल्डिंग बनाई थी, इसलिए मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता, यहाँ ये बाकी के जो इंडियन टाउन थे उनसे काफ़ी अलग लगते थे।
तो बेटा ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ऐसी चीज़ें। आपको लग रहा होगा यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, बेटा एक क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से स्टेटमेंट के। आपको याद रखनी है एक चीज़ कि मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता बाकी इंडियन टाउन से अलग थे। क्यों थे? क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग थी वो कॉलोनियल ओरिजिन की थी। समझ रहे हो बात को? अच्छा जी, और देखते हैं। जैसे अब पढ़ते हैं, देखिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं धीरे शुरू से। ये तो एक बेसिक सी टाइमलाइन मैंने आपको दे दी, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहले पॉइंट का नाम है टाउन्स एंड सिटीज़ इन प्री कॉलोनियल टाइम्स। अंग्रेजों के आने से पहले अपने टाउन और सिटी किस तरह के हुआ करते थे, सारे टाउन और सिटी उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें देखेंगे अर्बन सेंटर्स के बारे में देखेंगे कब, प्रीसीडिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से जो पहले के जो समय में किस तरह के अर्बन सेंटर हुआ करते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए टाउन्स जो होते हैं वो हमेशा अपोजिशन में होते हैं रूरल एरिया के। क्यों अपोजिशन में? कैसे कि वैसे जो रूरल एरिया होता है वहाँ पर लोग खेती करते हैं, जंगलों में रहते हैं, जंगलों से ही लेते हैं और जानवरों को चराते हैं। ये 3 काम करते हैं गांव के लोग। जबकि टाउन्स में उल्टा क्या होता है, लोग आर्टिजन होते हैं, ट्रेडर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और रूलर होते हैं। टाउन में खेती बाड़ी का काम थोड़ी होता है, इसलिए टाउन क्या होते हैं अपोजिट साइड में होते हैं। ये आज के वक्त में भी सिटी की यही डेफिनेशन है। सिटी का मतलब ये है ऐसा कोई भी जगह जहाँ पे अर्बन एरिया किसको बोलते हैं आज के वक्त भी, ऐसा कोई एरिया जहाँ की 50% से ज़्यादा जनसंख्या खेती ना करती हो उसको बोलते हैं अर्बन एरिया। और रूरल एरिया जहाँ 50% से ज़्यादा लोग खेती करते हो, बस यही सी बात है। अच्छा, टाउन्स डोमिनेटेड ओवर द रूरल पॉपुलेशन। टाउन्स जो थे हमेशा डोमिनेट करते थे रूरल पॉपुलेशन के ऊपर। कैसे? उनसे, और जो रूरल पॉपुलेशन जो थी उनसे जो सरप्लस और टैक्स जो आता था एग्रीकल्चर से, उसी से टाउन चलते थे। अच्छा, टाउन और सिटी जो होती थी वो फोर्टिफाइड होती थी, जिससे क्या पता चलता था, फोर्टिफाइड मतलब उनकी एक दीवार होती थी किसी भी टाउन की पुराने समय पे, वो जिससे बाकी की जो कंट्री थी, कंट्री साइड मतलब बाकी की जो पूरा देश हुआ करता था उससे अलग दिखें। तो वैसे ये सिटी है जहाँ राजा रहते हैं, पुराने समय की बात कर रहा हूँ ये भाई। अब ये पैराग्राफ का मतलब यही था कि हम पुराने समय के टाउन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अंग्रेजों के आने से पहले क्या होता था, फोर्टिफाइड होते थे, जिससे वो अलग दिखते थे। किससे? बाकी की कंट्री से। ठीक है, जो बाकी का जो एरिया होता था, बाहर के गाँव के जो एरिया होते थे उनसे अलग दिखते थे, क्योंकि उनके चारों तरफ क्या होता था, वॉल्स होती थी। अच्छा, और क्या होता था? ठीक है, लेकिन जो सेपरेशन था वो फ्लूइड था। ऐसे नहीं था कि कोई आदमी आ नहीं सकता या जा नहीं सकता बाहर, बहुत सब कुछ था। जैसे कई लोग थे, लोग टाउन्स में आते थे जब अकाल वगैरह पड़ जाते थे भाई, जैसे गांव वगैरह मानना खत्म हो गया तो, लेकिन टाउन्स में जो सिटीज़ थी उस वक्त वहाँ पे तो भरा रहता था गोदामों में, उस वक्त आते थे। अच्छा, ये तो वो हुआ कि जब लोग गांव से टाउन की तरफ आते हैं अकाल वगैरह के समय पे। अच्छा, क्या क्या लोग टाउन से भी गांव की तरफ जाते थे? हाँ बिल्कुल जाते थे। तो रिवर्स फ्लो भी होता था ह्यूमंस का और गुड्स का। कब? जब टाउन्स पर कोई अटैक करता था, बाहर से कई आक्रमणकारी आते थे, कई इस्लामिक इन्वेडर आए हैं, जब वो टाउन्स को अटैक करते थे, लूटते थे, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए आसपास के गाँव में भाग जाते थे। समझ रहे बात को? जब भी टाउन पर अटैक होता था। तो इसी का एक किस्सा दिया हुआ है इस वाले ये बॉक्स में से, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें एक मिर्ज़ा गालिब नाम का एक पोइट है, वो बताता है कि किस तरह दिल्ली के जो लोग थे वो भाग गए थे टाउन से जब ब्रिटिश फोर्सेज ने 1857 में हमला किया था। मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था ना, रेबल्स इन द राज, जिस तरह ब्रिटिश उसको कब्जा आते हैं दिल्ली को 1857 में, तो उसी वक्त की बात मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है कि किस तरह से जो टाउन के जो लोग थे वो डर के मारे विलेज में भाग गए थे। तो देखिए आपने दोनों तरफ देख लिए कैसे लोग विलेज से भी आते थे अकाल वगैरह के समय पे। बेटा ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इस पूरे ज्ञान को अपने दिमाग में बैठा लीजिए आप। अच्छा, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी टाउन जो थे, जो मुगलों के द्वारा जो बनाए गए थे, टाउन्स बिल्ट बाय द मुगल वर फेमस फॉर देयर कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, देयर मोनुमेंटल बिल्डिंग्स, देयर इंपीरियल ग्रैंडर एंड वेल्थ। जो मुगलों ने जो टाउन बनाए थे ना, 16th और 17th सेंचुरी की बात हो रही है। 16th सेंचुरी में मुगल आ गए, फिर उन्होंने काफ़ी सारे टाउन्स में बहुत सारी मोनुमेंटल बिल्डिंग बनवाई, अपना एकदम पूरा राजशाही बहुत सारी चीज़ें बनवाई। इसलिए उस समय वो अलग ही तरह की फेम होती थी उन टाउन्स की। कौन कौन सी जगह थी? आगरा, दिल्ली और लाहौर, ये 3 थे जो मुगलों के टाइम पे बहुत ही फेमस हुआ करते थे। अच्छा, और यहीं से पूरा इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा का पूरा कंट्रोल किया जाता था पूरे बाकी के पूरी कंट्री पर। समझ रहे हो बात को? अच्छा, और क्या होता था? मनसबदार और जागीरदार का सिस्टम होता था, जिनको टेरिटरी असाइन होती थी डिफरेंट पार्ट्स में, और पार्ट्स ऑफ द एम्पायर यूजुअली मेंटेड हाउसेज इन दी सिटी। जो भी जागीरदार और मनसबदार होते थे, जिनको पूरे देश को संभालने की वो जगह मिलती थी कि भाई ये एरिया इस मनसबदार का है। भाई मनसबदार सिस्टम लाया था ना अकबर ने,
उनके जो भी घर होते थे ना वो इन्हीं सिटीज़ में होते थे, उनके जो खुद के जो घर हैं वो इसी सिटीज़ में रहते थे। समझ रहे बात, उनकी फैमिली वगैरह मनसबदारों की जागीरदारों की वो यहीं रहते थे। अच्छा, और क्या क्या था? और मुगल सिटीज़ की बात कर रहे हैं बेटा, मुगल सिटी कौन कौन सी हैं फेमस? आगरा, दिल्ली और लाहौर। अभी नोट करवाया था ना। अच्छा, होता क्या था, अब भाई देखो सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, इनमें राजा रह रहा है और बहुत सारे नोबलमैन रह रहे हैं। नोबलमैन जो राजा के दरबार में काम करते हैं वो रहते हैं। इसका क्या मतलब है कि उनको बहुत सारी सेवा भी चाहिए। सेवा का मतलब है भाई उन्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस ज़रूरत की वजह से क्या होता था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को क्या मिलता था? रोज़गार मिलता था। उनके बहुत सारे नौकर चाकर चाहिए उनको। समझ रहे हो बात को, कि एक वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज हैड टू बी प्रोवाइडेड। अच्छा, तो आर्टिजन्स जो होते थे उस समय के वो प्रोड्यूस करते थे बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट, और हाउस होल्ड जो नोबल्स के लिए ग्रेनरी मंगाई जाती थी कंट्री साइड से, बाहर से। ठीक है, कहाँ पे? अर्बन मार्केट्स में ये सब होता था। अच्छा, जो खजाना हुआ करता था वो इंपीरियल कैपिटल में ही होता था। कैपिटल के अंदर रखते थे खजाने को, तो हमेशा राजा के कंट्रोल के अंदर। अच्छा जी, द एम्परर लिव्ड, जो राजा होता था वो फोर्टिफाइड प्लेस में रहता था हमेशा, और उसकी जो जो पूरा का पूरा पैलेस है वो एकदम दीवारों से बंद होता था। ठीक है, ये सिस्टम था। और क्या क्या था? इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी। गार्डन्स थे, मॉस्क थी, टेम्पल थे, टॉम्ब थे, कॉलेज थे, बाजार थे। ये काफ़ी तरह की चीज़ें उस वक्त हुआ करती। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें तो याद करने के लिए है ही नहीं। याद करने के लिए क्या है? आगरा, दिल्ली और लाहौर उस वक्त की मुगल्स की सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी, ये आप याद रख सकते हो। अच्छा, ठीक है। और एक और चीज़, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकता है मुगल सिटीज़ को लेके, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, विद रेफरेंस टू द मुगल सिटीज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब बहुत सारे स्टेटमेंट देखा ना, कौन कौन से ट्रू आप, अगर आपको ये सब अच्छे से आपने पढ़ा है, आराम से जो ट्रू स्टेटमेंट आप उनको साइन कर सकते हो, वरना नहीं। कि भाई साहब बाहर से लोग नौकरी के लिए आते थे यहाँ पे, सही में आएंगे? जब राजा और बहुत सारे मंत्री वहाँ रहेंगे टाउन्स में, उनके लिए बहुत सारी सर्विस की जरूरत पड़ेगी, बहुत अमीर अमीर लोग रहेंगे वहाँ पे, जरूरत पड़ेगी कि नहीं? अच्छा, अभी एक इंपॉर्टेंट लाइन इसको नोट कर सकते हो, द फोकस ऑफ द टाउन वाज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द पैलेस एंड द प्रिंसिपल मॉस्क। टाउन का जो पूरा पूरा फोकस है वो कहाँ पे होता था? एक तो पूरा पैलेस एकदम बहुत बढ़िया, और एक प्रिंसिपल मॉस्क होती थी हर टाउन में, एक मस्जिद। भाई मुगल्स हैं तो मुसलमान तो हैं ही, ये है ना। अब देखिए ये हो गया। अब ये तो हो गई नॉर्थ इंडिया के टाउन्स की बात। अब साउथ इंडिया की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या हो रहा है। जो साउथ इंडिया के जो टाउन थे जैसे मदुरई और कांचीपुरम, वहाँ पे जो प्रिंसिपल फोकस होता था वो टेम्पल पे होता था। नॉर्थ इंडिया में मस्जिद पे फोकस करके टाउन बनाया जाता था, और जो साउथ इंडिया के जो शहर थे मदुरई और कांचीपुरम, बेटा डिट्टो याद रख लो, स्टेटमेंट डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, उनका प्रिंसिपल फोकस कर रहता था टेम्पल्स के ऊपर। अच्छा जी, ठीक। और क्या होता था? जनरली जो रूलर जो होता था वो हाईएस्ट अथॉरिटी होता था, साउथ इंडिया की बात हो रही है। और प्रिंसिपल पैट्रन होता था किसका? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, खुद ही तो बनवाता था। ज़्यादातर जो रूलर्स जो थे वही बनवाते थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। अच्छा जी, इसको देख सकते हो आप, शाहजहाँबाद इन 1815। शाहजहाँबाद कहाँ है? शाहजहाँबाद को दिल्ली के अंदर ही तो बनाया था, दिल्ली का हिस्सा है शाहजहाँबाद। कहाँ किसने बनाया? शाहजहाँ ने उसको बनवाया था। 1847 में इसको डेमोलिश कर दिया गया। 1847 में जो लड़ाई वड़ाई हुई थी अंग्रेजों और रिबल्स के बीच में, उस सब के उसमें। अच्छा, और देखते हैं क्या होता था मिडिवल टाउन्स में, और कंट्रोल सोशल ऑर्डर का ध्यान, पुलिस वगैरह का सिस्टम क्या था उसको भी देख लेते हैं। तो आपको इतना समझ आएगा ना, टाउन जो मुगल के साथ जो एसोसिएटेड टाउन्स हैं कौन कौन से हैं? दिल्ली, आगरा और लाहौर। सब आपको बता चुका हूँ कैसे मुगलों ने कैपिटल शिफ्ट की। अकबर कब कैपिटल को लाहौर लेके गया था, याद है कि नहीं आपको? पिछले उसमें बताया था मैंने, कुछ समय के लिए, जब उसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर पे थोड़ा कंट्रोल स्टेब्लिश करना था। अच्छा अच्छा, तो देखते हैं मिडिवल जो टाउन्स थे ऐसे प्लेस थे जहाँ पे हर आदमी को अपनी पोजीशन का पता होना चाहिए सोशल ऑर्डर में, कौन ऊपर है, कौन किसको किस किस तरह से ध्यान रखना है। और इस सब का ध्यान कौन रखता था इन नॉर्थ इंडिया? मेंटेनिंग दिस ऑर्डर, ये किस तरह का सोशल ऑर्डर होना चाहिए समाज में, इसका ध्यान रखने के लिए एक इंपीरियल ऑफिसर नियुक्त किया जाता था, जिसका नाम क्या होता था? कोतवाल। ठीक है, जो पूरा क्या करता? इंटरनल अफेयर्स को देखता था, और पुलिसिंग देखता था टाउन की। पुलिसिंग मतलब पूरा कोई सब कुछ कंट्रोल करने का। तो मुगल्स क्या नियुक्त करते थे? हर टाउन में एक कोतवाल रखते थे। क्या रखते थे? एक कोतवाल। अच्छा, अब आपको एक चीज़ बता दूं, 1857 के जब राइट्स हो रहे थे, रिवोल्ट हो रहा था, उस वक्त दिल्ली जो था, दिल्ली का भी एक कोतवाल था उस वक्त। भाई दिल्ली में तो मुगल शासन चलता है, उस वक्त एक कोतवाल था दिल्ली का, और उस कोतवाल का नाम क्या है? गंगाधर नेहरू, ग्रैंडफादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के जो दादाजी थे वो उस वक्त दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे, मुगलों के द्वारा नियुक्त किए हुए। ये बात रख सकते हो, पूछ सकते हैं आपसे। अच्छा, मतलब बॉक्स में लिखी हुई है तो शायद पूछ लें, इसलिए बता दी मैंने तो। अच्छा, और देखते हैं अब 18 सेंचुरी जैसे ही आई उसमें क्या क्या चेंज हुए। हम क्या बात कर रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले किस किस तरह का टाउन होते थे।
अब उसमें फिर अब धीरे धीरे चेंज होने लगे, 18 सेंचुरी जैसे ही आई। 18 सेंचुरी मतलब 1701 से लेकर 1799। उसमें क्या होगा, मुगल थोड़ी कमज़ोर हो गए भाई, आपको सबको पता है। मुगल शुरू में बहुत पावरफुल थे, फिर औरंगजेब के पास, औरंगजेब 1707 में औरंगजेब जी रिटायर हो गए। उसके बाद तो फिर मुगलों का पूरा डिक्लाइन ही हुआ है पूरी पूरी 18 सेंचुरी के दौरान। फिर हुआ क्या, इसमें भाई साहब पूरा का पूरा चेंज स्टार्ट हो गया 18 सेंचुरी में। कैसे चेंज स्टार्ट हुआ कि जो टाउन्स थे वो डिक्लाइन हो गए, मुगल ओल्ड टाउन, जो मुगलों के टाइम के जो टाउन थे वो सब डिक्लाइन होने लगे और नए टाउन बनने लगे। नए टाउन कैसे बनने लगे, क्योंकि ग्रेजुअल इरोजन हुआ मुगल पावर धीरे धीरे कम हो गई, धीरे धीरे, बिल्कुल ठीक है। और और जो मुगल के जो टाउन्स थे वो उनका डिमाइस होने लगा, ठीक है, मतलब काफ़ी उनकी जो वैल्यू है वो कम हो गई। और जो मुगल कैपिटल्स जो थी दिल्ली और आगरा, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो अथॉरिटी थी वो भी खो दी। ये बात आपकी समझ आ गई। अच्छा, नई नई रीजनल पावर्स जो थी वो आई, ठीक है। और कौन कौन रीजनल पावर, मतलब नए नए रीजनल रूलर आ गए, छोटे छोटे, अलग अलग जगह, अलग कई सारे राजाओं का शासन हो गया। बहुत सारे मुस्लिम राजा भी हो गए इधर यूपी में। इधर राजस्थान तो शुरू से ही खैर कभी गुलाम हुआ ही नहीं किसी का। और तो बहुत सारे क्या, धीरे धीरे जो मुगलों का जैसे डिक्लाइन हुआ तो बहुत सारे जो रीजनल जो पावर थी, रीजनल जो छोटे छोटे राजा थे, उन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट कर लिया। जैसे कौन कौन सी जगह, जो छोटे छोटे जो टाउन बनने लगे रीजनल, फिर रीजनल कैपिटल बन, तो इंपॉर्टेंस बढ़ गई किसकी, रीजनल कैपिटल्स की। कौन कौन सी, जैसे लखनऊ हुआ, हैदराबाद हुआ, श्रीरंगपट्टनम हुआ और पूना हुआ, नागपुर, बड़ौदा, तंजौर, ये जगह। अच्छा बेटा देखो, देखा आपने कौन कौन सी जगह थी, बहुत सारी जगह मैंने आपको बताई, लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा, तंजौर। हमने पहले देखा कि भाई साहब जो 18 सेंचुरी से पहले नॉर्थ इंडिया में तो मुगल चलते थे, साउथ इंडिया में उधर के राजा चल रहे थे। किस तरह से नॉर्थ इंडिया में प्रिंसिपल मॉस्क फोकस हुआ करता था, दिल्ली, आगरा, लाहौर नॉर्थ इंडिया कैपिटल थी। नीचे साउथ इंडिया में मदुरई और कांचीपुरम जैसी जगह बहुत फेमस थी। ये टाउन्स थे पहले। फिर धीरे धीरे नए टाउन्स आने लगे 18 सेंचुरी में, जब ये पावर्स कम होने लगी मुगल्स की। लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, वडोदरा, तंजौर, इस तरह की चीज़ें आई, ठीक है। और ट्रेडर, एडमिनिस्ट्रेटर और जो आर्टिजन वगैरह जो होते थे वो ओल्ड मुगल टाउन से कहाँ चले गए, नए टाउन में चले गए। कहाँ पे, किस लिए, सर्च फॉर वर्क एंड पेट्रोनोज। नए राजाओं के पास काम करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, ट्रेडर थे, आर्टिजन थे, वो नई जगह चले गए। भाई बिजनेसमैन का तो यही काम है, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूस वॉरफेयर होता था नई किंगडम के बीच में, समझ रहे हो बात। कंटिन्यूस वॉरफेयर मतलब नए नए छोटे छोटे जो राजा आए थे वो आपस में खूब लड़ते थे। उसकी वजह से क्या हुआ, कंटिन्यूस वॉरफेयर का मतलब मर्सिनरीज की जरूरत पड़ने लगी। मर्सिनरी क्या होता है, आपको ये वर्ड बहुत अच्छा है। मर्सिनरी वो होता है जो पैसे लेके किसी और के लिए लड़ता है। तो ऐसे लोग जो जाते हैं और वो उनकी आर्मी में भर्ती होते हैं, वही सैलरी देंगे, तो मर्सिनरी की जरूरत पड़ने लगी खूब। तो इस तरह का भी नया एक बिजनेस निकल के आया। अच्छा अच्छा, आपको वैसे ढंग से बताया जाए तो अभी एक जनरल जीडी बख्शी जो है रिटायर्ड, उन्होंने ये बोला था कि ब्रिटिश इंडियन जो आर्मी थी वो भी मर्सिनरी आर्मी थी। और सही में इसको ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू भी है कि जो इंडियन आर्मी इससे पहले थी, अंग्रेजों से पहले, असली में वो इंडिया के लिए थोड़ी लड़ रही थी। असली में वो अंग्रेजों के अंडर ही तो लड़ रही है, पैसे, बस उनको पैसे मिल रहे हैं इसलिए लड़ रहे हैं। यही तो था उनका। ऐसा तो कुछ है नहीं कि बिल्कुल कोई देशभक्ति है, क्योंकि वो तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है, अंग्रेजों के नीचे, अंग्रेजों के काम के लिए लड़ रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी उन्होंने यूज किया, तो मर्सिनरी आर्मी समझ रहे हो आप। अच्छा, लेकिन आज वक्त में जो आर्मी है, आज वक्त में तो आर्मी बिल्कुल अपने देश के लिए लड़ते हैं लोग, देश के लोग देश के लिए लड़ते हैं, ठीक है। तो इसको मर्सिनरी आर्मी नहीं बोलेंगे। तो बैक टू द टॉपिक कि जो कंटिन्यूस वॉरफेयर जो होते थे नए किंगडम में, उनकी वजह से नए बिजनेस आने लगा। मर्सनरी जो थे उनको भी जल्दी एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा, समझ बात को। अच्छा, कुछ लोकल नोटेबल्स और जो ऑफिसर थे उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को यूज किया, किस लिए, नए अर्बन सेटलमेंट बनाने के लिए। जैसे जैसे इसका नाम है कस्बा और गंज। जो भाई साहब कुछ लोग थे कई, उन्होंने कस्बे और गंज बना लिया। गंज होता है एक मंडी टाइप का, एक मार्केट टाइप की जगह, ऐसे ही कस्बा होता है एक। इस तरह से लोगों ने अपने में नई नई जगह बना ली। छोटे मोटे जो लोग थे उन्होंने भी, बड़े लोगों ने अपनी नई नई किंगडम बना ली। मतलब जो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है उसने तो रीजनल किंगडम बना ली, छोटी छोटी किंगडम, ठीक है। अवध का नवाब हो गया, इधर का ये लखनऊ, ऐसे ये कई जगह जगह हो गई, हैदराबाद के नवाब हो गए, इस तरह से। और जो छोटे जो लोग थे उन्होंने कस्बे बना लिए अपने, और गंज बना ली। गंज एक मार्केट टाइप की जगह होती है। ये सब काम सब लोगों ने, मतलब कुल मिला के जैसे मुगलों का डिक्लाइन हुआ बहुत सारे काम होने लगे। अच्छा जी, और वो देखते हैं जैसे और क्या हुआ। फिर यूरोपियन कंपनी तो आएगी। देखिए आपको पता है 1498 में वास्को द गामा ने रास्ता ढूंढ लिया। पोर्तुगीज़ था वो, सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए, ठीक है। फिर धीरे धीरे सबको पता लग गया और धीरे धीरे 100 साल के अंदर तो सब लोग आ ही गए, 100-150 साल के अंदर आराम से। अच्छा, तो देखते हैं यूरोपियन जो कमर्शियल जो कंपनी थी
उन्होंने अपने बेस बनाए डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में। देखते हैं कौन कौन बेस बनाया उन्होंने। पोर्तुगीज़ ने 15वीं में, सबसे पहले पोर्तुगीज़ ही आएंगे 1500, और मुगल एरा ही चल रहा है भाई 1526 में मुगल। अभी तो मुगल आए भी नहीं है, उससे पहले तो ये पोर्तुगीज़ आ गए हैं, ठीक है, मुगलों के आने से पहले। तो 1510 में पणजी में पोर्तुगीज़ ने, डच ने मसूलीपट्टनम में 1605 में। भले ये डेट याद मत रखो, ये याद रखो, पोर्तुगीज़ ने पणजी में अपने बेस सबसे पहले कहाँ का बनाए, डच ने मसूलीपट्टनम में, ब्रिटिशर्स ने मद्रास में, फ्रेंच ने पौंडीचेरी में। बेटा फ्रेंच लोगों को तो बहुत बाद में भगाया गया, ये तो गए ही नहीं थे। पौंडीचेरी में अभी भी बहुत फ्रेंच सिटीजन रहते हैं, मतलब अब तो खैर वो इंडियन ही रहे। अच्छा, ये चार चार मैंने आपको बताई, पोर्तुगीज़ पणजी, डच मसूलीपट्टनम, ब्रिटिश मद्रास में, और क्या था, फ्रेंच ने पौंडीचेरी में। ये 4 जगह इन्होंने अपने बेस बनाए। अच्छा, 18वीं सेंचुरी के एंड तक आते आते लैंड बेस्ड जो एम्पायर थे एशिया में वो रिप्लेस हो गए किससे, सी बेस्ड एम्पायर से। इसका मतलब क्या है कि पहले के जो एम्पायर होते थे इंडिया में वो मुगल्स चला रहे थे, उनका ज़्यादातर काम ज़मीन पे होता था। एशिया में ज़्यादातर जो एम्पायर थे, चाहे इंडिया का हुआ चाहे ऊपर सेंट्रल एशिया में, वो लैंड बेस्ड थे, सारी लड़ाई उनके सारे बिजनेस लैंड से होते थे। जबकि जैसे यहाँ पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया भाई 18वीं सेंचुरी के एंड तक आते थे, तो अंग्रेज फिर आ गए थे। 1765 में उनको बंगाल बिहार उड़ीसा तो पूरा मिल ही गया था, फिर काफ़ी उन्होंने घेरा ही घेरा है, फिर तो काफ़ी बढ़ाया अपनी पावर को। तो एक तो अब ब्रिटिश एम्पायर कैसा, सी बेस्ड एम्पायर है। ब्रिटिश वैसे ही छोटी जगह है ना, उनका पूरा पूरा जो बिजनेस है वो सी पे चलता है। तो कुल मिला के इस लाइन का मतलब है कि 18वीं सेंचुरी के एंड तक आते आते ब्रिटिश जो था उनका राज यहाँ पे हो गया, सी बेस्ड यूरोपियन एम्पायर। देखो तो कुल मिला के एंड ऑफ 18वीं सेंचुरी तक आते थे लैंड बेस्ड एम्पायर इन एशिया, वो रिप्लेस हो गए किससे, पावरफुल सी बेस्ड यूरोपियन एम्पायर से। इतना समझ आएगा नहीं आपके। अच्छा, तो ये सब चीज़ आपकी रही। अब देखते हैं कई सारी चीज़ें, जैसे फ्रॉम द मिड 18वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी के बीच की बात कर रहा हूँ, अब नए फेज ऑफ चेंज आने लगे। अभी तक 18वीं सेंचुरी के बीच तक आते थे, अभी तक अंग्रेजों के पास कोई जगह नहीं है खुद की, जैसे वो अभी तक उनका कब्जा थोड़ी हुआ है। 18वीं सेंचुरी के बीच तक आते थे, अभी तक तो बस व्यापार कर रहे हैं। कब्जा तो उनका 1765 में जाके हुआ है, 18वीं सेंचुरी के बीच तक। अब देखो तो 18वीं सेंचुरी के बीच से फ्रॉम द मिड 18वीं सेंचुरी देयर वाज अ न्यू फेज ऑफ चेंज, नया फेज ऑफ चेंज आने लगा। कमर्शियल सेंटर, जैसे कुछ कमर्शियल सेंटर थे सूरत, मसूलीपट्टनम और ढाका, जो 17वीं सेंचुरी में काफ़ी बड़े थे, वो डिक्लाइन हो गए। उनका जो व्हेन ट्रेड शिफ्टेड टू अदर प्लेस, जो ट्रेड था वो अदर प्लेसेस पे शिफ्ट हो गया। अब ब्रिटिशर्स ने जैसे ही पावर को एक्वायर किया धीरे धीरे, बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा, फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा, और 1765 में तो बंगाल बिहार और उड़ीसा के राय वो मिली है। मैं 50 बार बता चुका हूँ आपको ये बात, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही वो हुआ बैटल ऑफ प्लासी के बाद, तो जो एंड द ट्रेड ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंडेड, जैसे उनका ट्रेड बढ़ने लगा, तो कॉलोनियल जो पोर्ट सिटी थी मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, ये इमर्ज होकर आई न्यू इकोनॉमिक कैपिटल। समझ लो, सबसे पहले इन्होंने जहाँ पे पहले देखो समझो, इन्होंने पहले जहाँ पे बेस बनाए थे वो सब बेस व्यापार के लिए थे कुछ समय। जैसे इनका कब्जा वब्जा होने लगा, ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर्स को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, पूरे देश पर कब्जा बनाना स्टार्ट किया, तो नई जो पोर्ट सिटी थी उन पर उन्होंने कब्जा किया। फिर नई इकोनॉमिक कैपिटल बन के उभरी 3 सिटी, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। समझ रहे बात को। अच्छा बेटा, अब हमने क्या देखा, इस पूरे के पूरे जो फर्स्ट जो पॉइंट था इसमें हमने वहीं से तो स्टार्ट की कि मुगल मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले किस तरह की यहाँ पे सिटी होती थी, और किस तरह अब अंग्रेज आए, वहाँ पे जाके मैंने एंड किया। ये पैरा दिख रहा है ना आपको। तो अब यहाँ अब एक सेकंड, इसमें 2-4 लाइन और रहेंगी, उनको भी देख लेते हैं जरा, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। बैठे, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल पावर आ गई यहाँ पे, न्यू बिल्डिंग्स इंस्टीट्यूशन बनने लगे, अर्बन स्पेस ऑर्डर में आया न्यू वे में, समझ बात, नई तरह से उन्होंने पूरे उसको बसाना स्टार्ट किया। तो कुल मिला के 1800 तक आते आते, 18वीं सेंचुरी का एंड और 19वीं सेंचुरी की शुरुआत तक आते आते, कुल मिला के ये जो सिटी थी वो बिगेस्ट सिटी बन गई इंडिया में, किसमें, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। बेटा 18वीं सेंचुरी की बात करी है मैंने। अब देखना अभी धीरे धीरे ये सिटी का भी खैर एंड आएगा, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ होगा, चिंता ना करिए। लेकिन 18वीं सेंचुरी हमने क्या देखा कि कैसे इन्होंने कुछ ही समय के अंदर 200-300 सालों में पूरा का पूरा, पहले उन्होंने बेस तो कहीं और बनाई, पोर्तुगीज़ ने पणजी में, डच ने मसूलीपट्टनम में, ब्रिटिशर्स ने मद्रास में, और जो फ्रेंच थे उन्होंने पौंडीचेरी में। फिर लास्ट में उन्होंने पावर को कंसोलिडेट किया 18वीं सेंचुरी के बीच में, और ये 3 सिटी पोर्ट सिटी जो थी ब्रिटिशर्स केवल, बाकी सब तो हार गए थे, डच, पोर्टुगीज़, फ्रेंच, इनकी कोई बस की बात रही नहीं थी ज़्यादा। तो कुल मिला के बाकी सब तो चले गए।
ब्रिटिशर्स ने कुल मिला के मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे पे कब्जा कर लिया और 1800 तक आते आते बिगेस्ट सिटी बन गई पॉपुलेशन के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में बेटा, समझ रहे हो बात को। अच्छा तो हमने क्या देखा एक तरह से, अब देखते हैं चलिए। मद्रास, बॉम्बे और जो कलकत्ता जो है, ठीक है, मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता जो है वर द एंग्लिसाइज्ड नेम ऑफ विलेज वेयर द ब्रिटिश फर्स्ट सेट अप देयर ट्रेडिंग पोस्ट, दे आर नाउ नोन एज चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता रेस्पेक्टिवली। देखिए इस पूरे पैराग्राफ से इतना मतलब है, जिसको आज तुम चेन्नई, मुंबई और कोलकाता बोलते हो, पहले गांव थे जिनका नाम था मद्रास था, बॉम्बे था और कलकत्ता था गांव का नाम। फिर अंग्रेजों ने, फिर एंग्लिसाइज्ड नेम थे उन विलेजों के, अंग्रेज बोलते थे उन विलेजों का नाम। अंग्रेजों ने मद्रास बोला सबसे पहले, अंग्रेजों ने बॉम्बे बोला और कलकत्ता बोला था, ठीक है। एंग्लिसाइज मतलब इंग्लिश भाषा में उनके, उन्होंने ये नाम रखे जिनको आज के वक्त में हम इस नाम से जानते हैं। अच्छा, इस पूरा का पूरा जो पैरा था ये फर्स्ट वाला, इसमें एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो स्टेटमेंट डायरेक्ट आ सकती है कि 18वीं सेंचुरी के बीच में कौन कौन सी जगह की वो डिक्लाइन हो गई थी, सूरत, मसूलीपट्टनम और ढाका। पहले ये 3 पोर्ट, वो मतलब ट्रेडिंग सिटी होती थी अंग्रेजों के टाइम पे, या अंग्रेजों के टाइम पहले शुरू में पहले तो उन्होंने यही बनाई थी, सूरत, मसूलीपट्टनम और ढाका, इन 3 जगहों को। बाद में मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता पे शिफ्ट हो गया 18वीं सेंचुरी के एंड तक आ जाते। बेटा याद रख लो प्लीज, सूरत, मसूलीपट्टनम, ढाका डिक्लाइन हो गई, मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता आ गई हैं 18वीं सेंचुरी के एंड तक आते आते। अच्छा, यही 3 सिटी थी मद्रास, चेन्नई और कोलकाता, जिन पे पहले ट्रेडिंग पोस्ट ब्रिटिश ने बनाए थे। देखिए बेस कहाँ बनाए थे, बेस वो थे आते आते सबसे पहले जहाँ पे रहे हैं वो पोर्तुगीज पणजी, डच मसूलीपट्टनम, ब्रिटिश मद्रास, फ्रेंच पौंडीचेरी, ठीक है, ये मुगल पीरियड के टाइम पे। लेकिन बाद में उन्होंने जब फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ बनाई, मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता, इन 3 जगहों पे अंग्रेजों ने। बेस तो सबने बनाए थे, फिर ट्रेडिंग पोस्ट तो फिर बाकी सब तो हार ही गए थे अंग्रेजों से। अंग्रेज केवल ब्रिटिशर्स हैं बेटा, बाकी सब लोग डच भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी केवल ब्रिटिशर्स बोलते हैं, इंग्लैंड वाले, ठीक है। अच्छा चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं कॉलोनियल सिटीज़ के बारे में हमको फाइंडिंग कहाँ से मिलती है, पता कैसे चलता है। ये सब जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये सब कहाँ से पढ़ रहे हैं हम, ये पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने को मिलेंगी, देखते हैं कहाँ से पता चलता है। तो ब्रिटिशर्स की हमेशा से आदत है कि उन्होंने डिटेल्ड रिकॉर्ड रखे, ठीक है, अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के, क्यों, जिससे वो अपनी कमर्शियल अफेयर को रेगुलेट कर सकें। तो हमेशा से वो लिखा पढ़ी तो करके रखते थे, और हमेशा से उन्होंने रेगुलर सर्वे करवाए हैं ब्रिटिशर्स ने, स्टैटिस्टिकल डाटा वो करवाया है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं, तो काफ़ी सारे काम हैं। अच्छा, और ब्रिटिशर्स का एक काम और था, मैपिंग पे बहुत ध्यान देते थे, तो मैप वगैरह मिलते हैं पुराने, उससे ही हमें पता चलता है बहुत कुछ। अच्छा जी, और क्या क्या है, जो टाउन मैप जो थे उनसे भी इन्फॉर्मेशन पता लगती है, लोकेशंस की, किसकी, हिल्स, रिवर्स, वेजिटेशन, इन सब का ध्यान रखा जाता था। ऑल इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग, स्ट्रक्चर एंड डिफेंस पर्पजेज, उन सब का वो आराम से ध्यान रखते थे। अच्छा, वो घाट्स की लोकेशन दिखाते थे, डेंसिटी दिखाते थे, डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, क्वालिटी ऑफ हाउस भी उसमें दिखता था, अलाइनमेंट ऑफ रोड, ये सब मैप में दिखता था उनके में, अंग्रेजों के बनाए हुए, ठीक है। और काफ़ी कुछ अच्छे से मैपिंग वगैरह करते थे, वहाँ से हमें पता चलता है। अच्छा, और कौन कौन सोर्स हैं जहाँ से हम उस वक्त की सिटीज़ के बारे में पता लगाते हैं, अंग्रेजों की कैसी कैसी सिटी थी। भाई इस पूरे पैराग्राफ में क्या है, फाइंडिंग आउट द कॉलोनी सिटीज़, कहाँ से उनके बारे में पता लगता है, तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो भाई 19वीं सेंचुरी की शुरुआत से ब्रिटिशर ने क्या किया कि मनी को रेज करना ट्राई किया, किस चीज़ के लिए, फॉर एडमिनिस्ट्रिंग टाउन्स थ्रू द सिस्टमेटिक एनुअल कलेक्शन ऑफ मनी, म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस लेने लगे टाउन को एडमिनिस्टर करने के लिए, क्या क्या करने के लिए, सीवेज वगैरह करवाना है, साफ़ सफाई रखवानी है टाउन में, इस तरह के काम के लिए, ठीक है। और फिर उन्होंने कुछ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, मतलब फिर कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, यहाँ के लोग भी आवाज़ उठाते थे भाई हमें भी मौका दो, हमारे देश में थोड़ा चुनाव वुनाव करवाओ। तो कुल मिला के उन्होंने म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन था उसमें इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को लेना स्टार्ट कर दिया, चुनाव करवाते किसके हाथ में, उसका ठेका लगेगा नगर निगम का, इस तरह से होने लगा। अच्छा, ये सब नगर निगम वगैरह क्या काम करते थे पुराने टाइम पे, वही काम जो आज करते हैं, वाटर सप्लाई, सीवेज, रोड बिल्डिंग, पब्लिक हेल्थ, ये सब काम आते थे। तो कुल मिला के ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वजह से बहुत सारे न्यू सेट ऑफ रिकॉर्ड हैं जो आज भी रखे हुए हैं, मेंटेन्ड होते थे कहाँ पे, म्यूनिसिपल रिकॉर्ड रूम्स में, तो वहाँ सबसे हम देखते हैं, समझ रहे हो बात को। अच्छा, और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कई सारी चीज़ों से आपको पता लग रहा है। देखिए मैंने आपको बताया कि वो अपने रिकॉर्ड रखते थे, फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो रिकॉर्ड हैं उनसे ही पता लगाते हैं। और फिर क्या हुआ 19वीं सेंचुरी के बीच में, बेटा 19वीं सेंचुरी के बीच में क्या हुआ, लोकल सेंसस ट्राई किए एक आध बार, ठीक है। तो पहला जो ऑल इंडिया सेंसस है उसका अटेम्प्ट कब किया गया, बेटा अटेम्प्टेड लिख रहा है, कोशिश की गई 1872 में, लेकिन ढंग से नहीं हो पाया।
पहला ऑल इंडिया सेंसस का जो अटैम्प्ट है वो 1872 में किया गया। सेंसस मतलब जनगणना बेटा, जिनको नहीं पता सेंसस होता है जनगणना, ठीक है। लेकिन जो जनगणना आपकी अब होती है हर 10 साल में, डेकेनियल सेंसस जिसको बोलते हैं, डेकेनियल मतलब 10 साल में, ठीक है, वो कब से स्टार्ट हुआ है? 1872 के बाद जैसे 1881 आया, आपको देखा होगा 2011, 2021, 2031 ऐसे होती ना, तो वो 1881 से स्टार्ट हुआ है। तो आपसे कोई पूछे कि पहला देयर आफ्टर फ्रॉम 1881 डेकेनियल सर्वे जो डेकेनियल सेंसस जो होते हैं बिकम अ रेगुलर फीचर, तो पहला डेकेनियल सेंसस कब हुआ? 1881 में। समझ गए बात को? तो पहला डेकेनियल सेंसस हो गया, ये आप याद रख सकते हो बहुत आराम से, और रेगुलर फीचर बन गया, तब से आज तक होते ही आ रहा है इंडिया में। अच्छा जी, और कई चीज़ें देखते हैं। जब हम इन रिपोर्ट्स वगैरह को देखते हैं तो इतने एंडलेस पेजेस मिलते हैं, बहुत सारे, ठीक है, एंडलेस टेबल्स मिलती हैं किसकी, कि कौन लोग किस बीमारी से मरा है, कोई किसको किस तरह की बीमारी थी। भाई सेंसस में सब कुछ लिखा जाता है जनगणना में, तो ठीक है। अब इस वजह से ना इसकी कॉन्क्रीटनेस का एक इल्यूजन पैदा होता है, लेकिन हिस्टोरियन जो हैं उन्होंने ये पाया है कि जो फिगर्स जो हैं मिसलीडिंग हैं, मिसलीडिंग हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सही की सही हो। क्यों? क्योंकि पता नहीं इनके बारे में कैसे किस तरह से इनको कलेक्ट किया जाता था, कहाँ से कलेक्ट किया जाता था, इस तरह सब पता नहीं लगता। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। सेंसस जो कमिश्नर होता था वो डिवाइड करता था कैटेगरी को फॉर क्लासिफाइंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, अलग सेक्शन में बांट देता जब जनगणना होती थी, ठीक है। अब कई सारे लोग हैं जो ओवरलैप भी कर सकते हैं, कैसे? जैसे जैसे इसने इस तरह से बांटा हुआ है कि जो लोग, मतलब किसी ने इस तरह से जनगणना की गई है कि पहले उनको गिन लिया जाएगा जो लोग खेती करते हैं, फिर ऐसे लोगों को गिन लिया जाएगा जो बिजनेस करते हैं। अब कोई ऐसा आदमी जो बिजनेस और खेती दोनों चीज़ करता है, कोई आर्टिजन भी है और खेती भी करता है, ठीक है। एक सेकंड, जैसे अब ऐसे कोई आदमी है अपनी कल्टीवेट भी करता है लैंड को, और फिर जो प्रोड्यूस जो होती है तो टाउन में लेके भी जाता है, तो वो कल्टीवेटर है या ट्रेडर है? इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, और भी क्या है, जैसे कई लोग जो थे वो उनके साथ कोऑपरेट करने से मना कर देते, जो सेंसस करने के लिए जो अधिकारी आते थे उनके साथ कोऑपरेट भी नहीं करते थे। क्यों कोऑपरेट नहीं करते थे? उनको शक होता था कि अंग्रेज कहीं कोई नया टैक्स तो नहीं लगा रहे, ठीक है, कि भाई साहब कि ये कहीं नया टैक्स न लगा दें। इस बात का क्या होता था, सस्पिशियस, एकदम एक सस्पिशन क्रिएट हो जाता था कि भाई साहब कहीं अंग्रेज कोई नया टैक्स लगाने के लिए तो जनगणना नहीं करवा रहे। अच्छा, अपर कास्ट के जो लोग थे वो अपनी वुमेंस का वगैरह का नाम बताना सही नहीं समझते थे, तो इस तरह की कई सारी चीज़ें होती थी उस वक्त, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो सेंसस के डाटा है अच्छी पूरी तरह से करेक्ट होने के इनके चांस थोड़े कम हैं, जो अंग्रेजों के हुए सेंसस के जो डाटा हैं। अच्छा, अब जैसे सेंसस जो ऑफिशियल हैं वो उन्होंने कई बार ऐसा देखा है कि कई लोग क्लेम करते हैं कि वो हायर स्टेटस के हैं। अब इंडिया में तो ऐसे किसी के घर गए तो पूछा कि आप किस तरह के, उसने बोला कि वैसे हम तो ऊँची जात के हैं, ये दूसरा आदमी जो उधर जो रहते हैं पूरा मोहल्ला वो नीची जात वालों का है। तो इस तरह से सेंसस के कई सारे ऑफिसर्स को पाया गया है, मतलब बताया उन्होंने कि लिखा है, मतलब उन्होंने अभी तक सेंसस के उसमें डाटा में लिखा हुआ है ये सब। और भी कई कमियां हैं, जैसे सारी जो डेथ थी उनको रजिस्टर नहीं किया जा सकता था, और सारी जो बीमारी थी उनको भी रिपोर्ट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि अगर कोई आदमी है उसने किसी बिना लाइसेंस के डॉक्टर को दिखा लिया है और मर गया है तो फिर तो पता भी नहीं चलेगा उसका क्या बीमारी थी उसे। केवल लाइसेंस वाले जो डॉक्टर थे, और उस वक्त लाइसेंस वाले डॉक्टर कितने कम हुआ करते होंगे, ये भी सोचिए आप। अच्छा, वैसे कई सारी चीज़ें थी। तो इस तरह से अब हमने इस पूरे के पूरे पैरा में क्या देखा अब देखिए कि कहाँ से हम पता लगाते हैं कि अंग्रेज़ों ने कहाँ से वो किया होगा, तो सॉरी अंग्रेज़ों के जो डेटा था वहीं से पता लगता है हमको उन टाउन्स के बारे में, किस तरह की यहाँ की व्यवस्था रही होगी उस वक्त, ठीक है। अब देखते हैं वॉट मैप्स रिवील एंड कंसील, मैप जो है वो क्या छुपाते हैं और क्या दिखाते हैं, इसका भी वो है। अच्छा, देखते हैं क्या है। थोड़ा जो सर्वे करने के लिए जो एक पूरे इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया का, जिसको सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, इंस्टीट्यूट है पूरा, जैसे आर्कियोलॉजिकल ASI है, ऐसे सर्वे ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1878 में। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1878 में, इसको याद रख सकते हो आप। अच्छा, इसमें कई जगह अंग्रेज़ों का बायस भी दिखता है ब्रिटिश रूलर्स का। कैसे कैसे दिखता है कि जो लार्ज सेटलमेंट जो पुअर्स के, जैसे नक्शा बनाया गया, कहीं पे कोई स्लम्स, कोई बस्ती में बहुत सारे गरीब रह रहे हैं, उनको तो खाली छोड़ देते थे, उनको अनमार्क छोड़ देते थे। ऐसे सोचते थे कि ये जो लोग हैं ये बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है।
और उस एरिया को खाली इस तरह छोड़ा जाता था कि अंग्रेजों को अगर आगे कुछ बनाना होगा उसको खाली ही कंसीडर करो, अगर कुछ इस जगह इस पूरे खाली एरिया में कुछ बनाना है तो उनको तो हटा ही देंगे। समझ लो, स्लम्स में रहने वाले जो लोग हैं उनको तो काउंट ही नहीं किया जा सकता। स्लम्स की जो बस्ती थी, जो गरीबों की जो बहुत लार्ज सेटलमेंट थे, उनको अनमार्क्ड छोड़ दिया जाता था। ऐसा अज्यूम किया जाता था, दिखाता हूँ। इट वॉज अज्यूम्ड दैट दीज ब्लैंक स्पेस जो मैप पे हैं वो अवेलेबल हैं किसी अदर डेवलपमेंट स्कीम के लिए, अगर आगे कुछ होगी तो उनको, जैसे अदर डेवलपमेंट स्कीम जब की जाएंगी तो पुअर जो थे उनको एविक्ट कर दिया जाएगा वहाँ से। तो इस तरह के जो मैप जो है वो क्या दिखाते हैं, क्या छुपाते हैं, ये पहले उसके बारे में था। अच्छा, कई सारी चीज़ें हमने देखी। अच्छा, और देखते हैं ट्रेंड्स ऑफ चेंज आफ्टर 1800 क्या हुआ। अब देखिए ट्रेंड ऑफ चेंज, इसका मतलब समझते हैं क्या है। हमने एक चीज़ देखी, मैंने आपको जो लास्ट वो पूरा पढ़ाया था वो पहला वाला, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपने पहले ट्रेडिंग पोर्ट बना लिए मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में, ठीक है। और 1800 तक आते आते पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़े वो सिटी बन चुकी थी। अच्छा, लेकिन 1800 के बाद क्या हुआ उसके बारे में हम देख लेते हैं। 1800 के बाद जो अर्बनाइजेशन जो था वो थोड़ा स्लगिश हो गया, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं फिर शहरों की, उसके बाद इतनी रही। कैसे, पूरी की पूरी 19th सेंचुरी तक, पहले 2 डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, द प्रोपोर्शन ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन इन द इंडिया वाज एक्सट्रीमली लो एंड हैड रिमेज स्टेगनेंट। मतलब अगर वैसे तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी उन टाउन्स की, और टाउन्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा पॉपुलस टाउन्स थे MBC, मद्रास, बॉम्बे, जो कोलकाता थे। लेकिन जो ग्रोथ थी, लेकिन पूरे देश के मुकाबले उनकी जनसंख्या को देखा जाए तो बहुत कम थे। पूरे देश में ज़्यादातर लोग उस वक्त भी गाँव में ही रहते थे। और ये पूरा का पूरा जो है स्टैगनेंट हो रही थी। स्टैगनेंट का मतलब बढ़ नहीं रही थी, लोग इतना का इतना ही रह रहे थे। अच्छा, जैसे देखते हैं कि 1900 से 1940 के बीच में, ठीक है, जो मतलब पूरे 40 साल हो गए हैं, लेकिन अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 10% से केवल 13% पे आई है। तो अर्बनाइजेशन थोड़ा स्लो ही हो रहा है उस वक्त में, ऐसा देखा गया है। अच्छा, इसके कई सारे चीज़ हैं, जैसे क्या है कि जो स्मॉलर टाउन थे उनको बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी मिली इकोनॉमिकली ग्रो होने की। स्मॉलर टाउन मतलब कलकत्ता और बॉम्बे और जो मद्रास जो थे वे खूब रैपिडली बढ़े। बेटा एक चीज़ समझिए, पहले जो मैंने अभी आपको बताया वो अर्बनाइजेशन के बारे में बताया। अर्बनाइजेशन तो किसी भी शहर में आदमी जाएगा तो अर्बनाइज तो हो ही जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि अगर टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले परसेंटेज को देखा जाए तो बाकी परसेंटेज जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। 10% थी 1900 में टोटल पॉपुलेशन का, 10% अर्बन पॉपुलेशन, और 1940 तक 13% हुई है, ठीक है। लेकिन ये 3 टाउन है ये काफ़ी फास्ट बढ़ रहे हैं, और बाकी जो टाउन है वो इतना जल्दी नहीं बढ़ पा रहे। उनकी जो अपॉर्चुनिटी, उनको इतनी अच्छी बढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों का जो फोकस था वो इन्हीं टाउन्स में बहुत ज़्यादा था, इन्हीं टाउन्स को बढ़ाने में। लेकिन ये समझ ये कोई इंडस्ट्रियल टाउन थे। बेटा फ़र्क होता है, अंग्रेज इन टाउन का, ये केवल पोर्ट सिटी थी, अंग्रेज इन टाउन का इस्तेमाल करते थे सामान को ब्रिटेन से यहाँ लाने के लिए और कच्चे सामान को यहाँ से ब्रिटेन ले जाने के लिए। तो कुल मिला के यहाँ पे इकट्ठा ही होता था सामान, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी, यहाँ बनती नहीं थी, मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता में, इतना याद रखिए आप। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो एक ग्रोथ ऑफ दी 3 सिटीज़ जो था, सेकेंड, द ग्रोथ ऑफ दीज 3 cities एज द न्यू कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वाज एट द एक्सपेंस ऑफ अदर अर्बन सेंटर। इसका मतलब क्या है, मैंने अभी बताया ना, बाकी सिटी को कम अपॉर्चुनिटी मिल रही थी इन 3 के मुकाबले बढ़ने की। तो इसका इस लाइन का यही मतलब है कि इन जो 3 सिटी की जो ग्रोथ थी वो दूसरे सिटी के उस खर्चे पर ही हो रही थी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और उन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। अच्छा, देखते हैं, एज द हब ऑफ कॉलोनी इकोनॉमी दे फंक्शनड एज कलेक्शन डिपो। मैंने कहा ना कलेक्शन डिपो काम करते, एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स सच एज कॉटन टेक्सटाइल इन द 18th and 19th century. After the industrial revolution in England, this trend was reversed and these cities instead become an entry point for British manufactured goods for the export of Indian raw material. बेटा देखिए यहाँ पे तो उन्होंने, अंग्रेजों ने पूरा कबाड़ा कर दिया यहाँ की। इंडिया किसी वक्त में इतना ज़्यादा वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, लेकिन इन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, अब इनकी कॉलोनी इकोनॉमी थी तो इनको यहाँ पर भी तो थोड़ी इंडस्ट्री बसानी चाहिए थी। ये 3 के जो टाउन थे, मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता, इनका इस्तेमाल पता है इन्होंने किस लिए किया। जैसे ही पहले तो ऐसा इस्तेमाल होता था कि यहाँ से बहुत सारा सामान जाता भी था ब्रिटेन के लिए, कलेक्शन डिपो की तरह इसका इस्तेमाल होता था। लेकिन जैसे ही 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मशीन्स वगैरह आई, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, आपने पुरानी छोटी क्लासेस की हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा। जैसे ही आया क्या हुआ कि यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है, फिर कुछ बन नहीं रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी। यहाँ से इंडियन रॉ मटेरियल बहुत ही
चीप दामों पे जा रहा है इन 3 सिटीज़ से, और फिर अंग्रेज मतलब वहाँ ब्रिटेन में जाके वहाँ की फैक्ट्री में बन के वो वस्तुएं जो महंगे दाम पर दोबारा इंडिया में बेचने के लिए आ रही हैं। तुम समझ रहे हो बात को? तो ये था तो इसी अब देखिए बाकी जो इंडियन टाउन थे उनमें थोड़ा सा बनता था, उनमें कई सारी चीज़ें बनती थी। तो यही जो नेचर है कि यहाँ बस लाने और ले जाने का काम हो रहा है, ये डिफ्रेंशिएट करता है अदर इंडियन टाउन को इन टाउन से। ठीक है, अच्छा और देखते हैं 1853 में डलहौजी के टाइम पे द फादर ऑफ इंडियन रेलवे जिनको बोलते हैं, इंडियन रेलवे आई। ठीक है, उससे क्या हुआ कि जो एवरी जो रेलवे स्टेशन है वो एकदम हर रेलवे स्टेशन कलेक्शन डिपो बन गया। तो अंग्रेजों ने रेल कोई हमारे कोई भले की नहीं चलाई, उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बनाई थी। वैसा रॉ मटेरियल को ले जाने के लिए इधर उधर से लाने में बहुत दिक्कत होती थी पहले। जैसे ही रेल आई, हर स्टेशन पर रॉ मटेरियल इकट्ठा करो, ट्रेन में भरो, लाओ इन पोर्ट पे, भेजो ब्रिटेन, वहाँ की फैक्ट्री में बनेगा, फिर दोबारा यहाँ लाओ, जाके बाजार में बेचो, मन प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। समझ रहे बात को? अच्छा, हर रेलवे स्टेशन जो वो कलेक्शन डिपो बन गया। ठीक है, रॉ मटेरियल का, और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बन गया किसका? इंपोर्टेड गुड्स का। मैंने कहा दोनों काम हो रहे हैं, जाने के लिए तो कलेक्शन डिपो बन गया, और वहाँ से जो विदेशी जो सामान हमारे सामान से बन के आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बन गया हर रेलवे स्टेशन जो है। अच्छा, इसी वजह से जैसे फॉर इंस्टा मिर्जापुर ऑन द गैंगेज विच स्पेशलाइज्ड इन कलेक्टिंग कॉटन एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम द डक्कन डिक्लाइंड व्हेन रेलवे लिंक वाज मेड टू बॉम्बे। ठीक है, मतलब मिर्जापुर का इस वक्त डिक्लाइन हो गया, रेलवे सीधे बॉम्बे को जोड़ दिया था। अच्छा, लेकिन इसी वक्त में कई सारे रेलवे टाउन्स बन के निकले, नए नए कलेक्शन डिपो के लिए नए नए टाउन बनाए गए रेलवे स्टेशन, और वो बन के निकले। जैसे कौन कौन से? जमलपुर, वॉल्टियर और बरेली, 3 रेलवे टाउन से वो डेवलप हुए रेलवे के आने के बाद। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ सकते हैं तुमसे, जमलपुर, वॉल्टियर और बरेली। ठीक है जी, ये 3 टाउन्स आए। रेलवे का इंट्रोडक्शन कब हुआ? 1853 में, 19वीं सेंचुरी में चल रहा है। अच्छा, ये फिर एक बाज़ार का फोटो किस तरह तांगा चल रहा है, बड़ा बाज़ार इन फोर्ट एरिया ऑफ बॉम्बे। ठीक है, देखिए आप चिंता ना करिए, आपको लग रहा होगा कि कई लोग आपसे बोलते हैं कि जो थीम्स में से तो उस जगह से भी क्वेश्चन आ जाता है, किसी अगर चित्र के नीचे भी कुछ लिखा हो तो, जैसे साइड में कुछ लिख रहा है, चिंता ना करिए, अगर कुछ भी लिखा होगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, सब कुछ पढ़ा हुआ है मैंने। अच्छा हाँ, ये वही पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन देख सकते हैं आप, 1901 में तो 10% है, 1941 तक आते 12.8, वही 13% हुई है ना, वही है। अच्छा, ये हमने यहाँ से 2 पॉइंट तो यहाँ से पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो अब 3rd पॉइंट पे हम पढ़ेंगे कि जो व्हाट वर द न्यू टाउन्स लाइक, किस तरह के थे ये न्यू टाउन्स। अच्छा, इंग्लिश जो मतलब 18वीं सेंचुरी में मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे में ये इंपॉर्टेंट पोर्ट बन गए थे, ये आपको पता है। ठीक है, किस क्या काम करते थे? कलेक्टिंग गुड्स को कलेक्ट करने के लिए। अच्छा, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसने यहाँ पे अपनी फैक्ट्री बना दी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, और क्या कहता, जैसे बिकॉज ऑफ द कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज फोर्टिफाइज ऑफ दी सेटलमेंट इन फॉर प्रोटेक्शन। अब देखिए वहाँ क्यों अकेले यूरोप से केवल एक ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से आई है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और पोर्टुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। इनमें कंपटीशन होता था तो आपस में ये लड़ाई वड़ाई भी कर लेते थे, इसलिए ये अब वहाँ जितने भी अपने फोर्ट बनाते थे उनको क्या करते थे? फोर्टिफाई करते थे, अपने जो प्रोटेक्शन मतलब जो भी इनके सेटलमेंट थे उनको फोर्टिफाइड करते थे, तो इनके फोर्ट बन जाते थे काफ़ी। जैसे मद्रास में उन्होंने फोर्ट बनाया क्या? सेंट जॉर्ज मद्रास का, कोलकाता का फोर्ट विलियम, और बॉम्बे का फोर्ट था, बॉम्बे का फोर्ट का कोई नाम नहीं है, कोलकाता का फोर्ट विलियम है, मद्रास का फोर्ट है सेंट जॉर्ज फोर्ट विलियम। ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हो, क्योंकि बाकी में कंपटीशन था तो काफ़ी लड़ाई वड़ाई होती थी, तो इसलिए आपस में ही लड़ने की वजह से शुरू में इन्होंने अपने वो बनाए थे। ठीक है, अच्छा और देखते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग सेपरेट टाउन होते थे इंडियंस के और यूरोपियंस के। कैसे? जो यूरोपियंस जहाँ पर रहते थे उन वो टाउन को बोलते थे वाइट टाउन, और जहाँ अंग्रेज रहते थे उनको बोलते थे ब्लैक टाउन। ठीक है जी, और होता क्या था कि ब्रिटिशर्स के जो जैसे ब्रिटिशर्स के हाथ में पॉलिटिकल पावर आई तो रेशियल जो डिस्टिंक्शन जो था वो शार्प हो गया, बहुत ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, और रेशियल डिस्टिंक्शन भी बहुत शार्प हो गई। ठीक है जी, और क्या है इससे आगे? मिड 19वीं सेंचुरी में आते आते रेलवे 1853, मिड 19वीं सेंचुरी 1853 तो है, रेलवे का जो नेटवर्क है वो बढ़ने लगा इन सिटीज़ तक, और इन्होंने इन सिटीज़ को बाकी सिटीज़ से जोड़ दिया।
ठीक है। अब हुआ क्या इससे कि जो हिंटरलैंड था, हिंटरलैंड होता है बेटा देश का जो अंदरूनी जो हिस्से होते हैं जहाँ तक कोई कनेक्शन नहीं होता, तो हिंटरलैंड जो था वहाँ वहाँ से भी क्या है रॉ मटेरियल आने लगा, लेबर आने लगी। तो बहुत और ये क्या है बाकी जो लोग थे, मतलब कुल मिला के जो पोर्ट सिटी जो थी वो हिंटरलैंड जो टाउन थे उनसे भी काफ़ी लिंक हो गई रेलवे की वजह से। समझ रहे बात को? अच्छा, फिर क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग काम के लिए आने लगे, चीप लेबर मिलने लगी अंग्रेज़ों को। ठीक है। आप और 1850 के बाद क्या हुआ, 1850 में जैसे रेलवे अवेलेबल आई तो काफ़ी रॉ मटेरियल इधर से उधर आना बहुत ईजी हो गया। तो कई सारी कॉटन मिल्स भी बॉम्बे में ओपन हो गई। कहाँ पर, एक सेकेंड, बहुत सारी कॉटन मिल्स जो बॉम्बे में, किसने, यूरोपियन ओन्ड जूट मिल्स बन गई। कहाँ पे, मतलब बॉम्बे में तो इंडियन मर्चेंट ने और एंटरप्रेन्योर ने बॉम्बे में तो बना ली कॉटन मिल, और यूरोपियन ओन्ड जूट मिल कहाँ बन गई, कोलकाता में। बेटा कोलकाता बंगाल साइड में, उधर जूट होता है काफ़ी, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो। बॉम्बे दक्कन का पूरा एरिया उसमें कॉटन होता है, तो बॉम्बे में कॉटन मिल ही बनेगी, और जूट की मिल कहाँ बनेगी, कलकत्ता में बनेगी। अच्छा जी, ये आपके समझ एक क्लियर कट सी बात आ गई। और जैसे ज़्यादातर जो मतलब ये जो सिटी थी इनकी जो ज़्यादातर जो वर्किंग क्लास थी वो एक बिलोंग टू टर्सरी सेक्टर। जो थर्ड सेक्टर होता है उसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं, उसमें ऐसे लोग रहते थे इनमें ज़्यादातर। अब क्यों रहते थे ज़्यादातर, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है, जो मद्रास बॉम्बे और जो कोलकाता थे असली में अंग्रेज़ों के बस अंग्रेज यहाँ पर रह रहे थे। अंग्रेज यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई थी, यहाँ रॉ मटेरियल आता था इकट्ठा होके, यहाँ से जाता था ब्रिटेन, और ब्रिटेन से आता था यहाँ, और यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो कुल मिला के यहाँ पर इंडस्ट्री तो है नहीं, तो ज़्यादातर लोग यहाँ सर्विस वाले हैं। जो इकोनॉमिस्ट जिसको टर्सरी सेक्टर बोलते हैं, सर्विस सेक्टर होता है ना। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री वगैरह, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। इस वजह असली में केवल देर आर ओनली टू, बेटा इस लाइन को पढ़िए, टू प्रॉपर इंडस्ट्रियल सिटी। इंडस्ट्रियल सिटी तो केवल दो ही थी उस वक्त इंडिया में। कौन कौन सी, एक तो कानपुर थी जो लेदर वूलन और कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस थी, और एक जमशेदपुर थी जो स्टील के लिए फेमस थी, जमशेदजी टाटा ने बनाई थी। ठीक है, तो स्टील के लिए क्या थी, जमशेदपुर, और कानपुर किसके लिए थी। ये दो सिटी हैं इंपॉर्टेंट उस वक्त इंडिया में जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। ठीक है, और क्या है, इंडिया नेवर बिकेम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज कंट्री सिंस डिस्क्रिमिनेटरी कॉलोनियल पॉलिसीज। इन्हीं अंग्रेजों की जो डिस्क्रिमिनेटरी कॉलोनियल पॉलिसीज जो थी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो ये यहाँ पे इंडिया में भी तो कर सकते थे, इनकी कॉलोनी थी, फिर भी इन्होंने इंडिया से केवल रॉ मटेरियल ही लिया, और इंडिया को हमेशा एक कलेक्शन डिपो एक और रॉ मटेरियल का हब की तरह इस्तेमाल किया। इसलिए इंडिया कभी भी इंडस्ट्रियलाइज हो नहीं पाया। इंडिया का जो योगदान था वर्ल्ड जीडीपी में वो कम से कम ही होता गया हमेशा, और जब ये अंग्रेज छोड़ गए तो इंडिया का योगदान वर्ल्ड जीडीपी में 3% पे छोड़ गए। जब अंग्रेज आए थे तब भी इनके हाथ में 25% पूरी वर्ल्ड जीडीपी में इंडिया था, अकेले इंडिया डोमिनेट करता था। और मुगल्स के आने से पहले 35% इंडिया डोमिनेट करता था वर्ल्ड जीडीपी में। तो कुल मिला के नुकसान ही नुकसान हुआ है इंडिया का हमेशा से। अच्छा, और देख लेते हैं, जैसे न्यू अर्बन मिलियो, मिलियो मतलब होता है सिनेरियो, क्या नया सिनेरियो क्या था वो देख लेते हैं। अच्छा, देखिए पॉलिटिकल पावर तो आपको समझ आ गई कि अब जो है इंडियन रूलर की जगह कहाँ शिफ्ट हो गई है, मर्चेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेसमैन ही चल रहे हैं अभी। अभी कोई भाई 1857 के बाद ही तो जाएगी ना पावर वहाँ क्राउन के हाथ में, अभी तो मर्चेंट्स के हाथ में ही है। तो कुल मिला के हुआ क्या, ये जो नई सिटी बनी थी इनमें जो पैट्रोनोज और जो पावर थी पॉलिटिकल पावर वो इंडियन रूलर से शिफ्ट होकर होती थी मर्चेंट के पास। किसके मर्चेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट, वही अंग्रेज। अच्छा, अलोंग द शोर, शोर मतलब किनारे पे गोडाउन बनाए गए, मर्चेंटाइल ऑफिस बनाए गए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी, ट्रांसपोर्ट डिपो, बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट थी, और क्या है, और बहुत सारी क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ही बनाए गए। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में से एक है जिसको आप नाम जानते हो, अभी भी कलकत्ता में है, राइटर्स बिल्डिंग इन कोलकाता। इसको बनाया गया, क्या नाम है इस बिल्डिंग का, राइटर्स बिल्डिंग इन कोलकाता, ये बनाई गई थी। अच्छा, और क्या था, फोर्ट के पास जो फोर्ट जो था कोलकाता का, फोर्ट क्या था, फोर्ट विलियम। उसके बाद यूरोपियन जो मर्चेंट थे और एजेंट जो थे उन्होंने पैलेटियल हाउस बनाए थे, बहुत ही भव्य अपने जो घर बनाए थे काफ़ी, और यूरोपियन स्टाइल में बनाए थे। ठीक है, उसके आसपास वो गार्डन बनाते थे। ठीक है, और क्या, रेशियली एक्सक्लूसिव क्लब्स बनाए गए, रेस कोर्स बनाए गए, थिएटर्स, रूलिंग लाइट्स के लिए। डिस्क्रिमिनेशन होता है लेकिन कई सारी चीज़ें बनाई उन्होंने, गार्डन थे, पार्क थे, क्लब थे, जिसमें इंडियंस का जाना तो अलाउ हुआ होता ही नहीं था। अब जैसे ये चित्र बनाया हुआ है राइटर्स बिल्डिंग जो कोलकाता में अभी भी है ये। ठीक है, देख सकते हो आप, राइटर्स बिल्डिंग, थॉमस विलियम डेनियल, मुझे लगता है ये पेंटर का नाम है शायद। ठीक है, अभी जैसे देखते हैं
अच्छा हाँ, ये बॉक्स देख लीजिए आप। होता ही है बेटा कि जो एंशियंट जो ग्रीक आर्किटेक्चर है ना, वहाँ से लेके लाते थे डिज़ाइन जो अंग्रेज जो थे। अच्छा, इसमें 3 तरह की डिज़ाइन होती थी, ठीक है। डिज़ाइन 3 तरह की कौन कौन सी थी? एक डिज़ाइन का नाम था क्या था? डोरिक, एक का था आयोनिक, और एक का नाम था कॉरिंथियन। डोरिक, आयोनिक और कॉरिंथियन। अंतर क्या है इनमें? अंतर बेटा ये उसका एक खंबा होता है ना बेटा, पिलर। पिलर ऊपर से कैसा होगा? डोरिक में बस सिंपल पिलर होगा। आयोनिक में इस तरह की डिजाइन वाला पिलर होगा ऊपर। और कॉरिंथियन में इस तरह का एक आदमी का चेहरा, और इस तरह से पता नहीं कौन है ये। कॉरिंथियन में इस तरह का 3 तरह के पिलर की डिजाइन थी, डोरिक और कॉरिंथियन, और तीसरा था आयोनिक, ठीक है। हम्म। तो कुल मिला के ये था, ये मैंने आपको दिखाई दिया। और इसके अलावा और क्या देख सकते हो आप? अब यार देखिए, आपको पता है 2 तरह के वो उन्होंने इससे बांट दिए थे, वाइट टाउन, ब्लैक टाउन। वाइट टाउन में तो वही रहते थे अंग्रेज जो थे। ब्लैक टाउन में इंडियंस रहते थे, लेकिन इंडियंस में भी काफ़ी अमीर लोग होते थे, ऐसी बात नहीं है। जो उस वक्त बिजनेस करते थे, अंग्रेज़ों के नीचे कई सर्विस करते थे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में था, ऐसे बहुत सारे रिच इंडियन भी थे। तो जो रिच जो इंडियन थे एजेंट थे और मिडिलमैन जो थे, उन्होंने लार्ज हाउस बना ली कहाँ पे? ब्लैक टाउन में अपने, और बाजार के बीचों बीच, ठीक है। उन्होंने क्या है, बहुत सारा ज़मीन खरीद ली फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के तौर पे, बाकी देश के बाकी बाहरी इलाकों में, जैसे आज भी लोग जैसे खरीदते हैं। अच्छा जी, और क्या क्या था? और क्या किया था उन्होंने? उन्होंने मंदिर भी बनवाए अपने स्टेटस को सोसाइटी में इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। जो लेबरिंग जो पुअर थे, वो उनको वैरायटी ऑफ सर्विस देते थे। किसको? यूरोपियन जो उनके मास्टर थे, और जो इंडियन मास्टर थे, किस तरह से काम करते थे? लेबरिंग पुअर, कुक, कोई कुक बन जाता था, कोई पालंक्योन बियर बन जाता था, कोई कोचमैन, कोई गार्ड, कोई पोर्टर, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर, कोई डॉक वर्कर। तो सब तरह से चल रहा है। अरे मतलब बेटा इसमें याद करने की कोई बात नहीं, आप सब समझते हो। भले ही ब्लैक टाउन हो चाहे व्हाइट टाउन हो, अमीर आदमी तो ब्लैक टाउन में भी बड़ा घर बनवा सकता है अगर कोई रिच इंडियन है, तो वही सिस्टम चल रहा है बस। जो गरीब लोग हैं वो उन सब की सेवा कर रहे हैं। ये वाला पूरा सिस्टम है, हर जगह का यही सिस्टम है। इसमें इतना नया क्या है, तो आप याद रख सकते हो। अच्छा, फिर इसमें कई सारी चीज़ें, जैसे 1857 का रिवॉल्ट जो हो गया था, तो ब्रिटिशर्स के जो एटीट्यूड में इंडियंस के खिलाफ जो एक कॉन्स्टेंट फियर ऑफ रिवेलियन आ गया। फिर उनको डर लगने लगा कि भाई साहब ब्रिटिशर्स वो मतलब इंडियंस क्या है, कभी भी रिवॉल्ट कर सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि हमारे जो टाउन्स हैं उनको बहुत ही बेटर डिफेंड करने की ज़रूरत है, और इसी वजह से नए तरह के सेटलमेंट बनने लगे जिनको सिविल लाइन्स बोलते हैं। सिविल लाइन्स वो जगह होती है जहाँ पे इंडियन ट्रूप्स को भी रखाया जाता अंडर द यूरोपियन कमांड। जो आर्मी का जो एरिया होता है ना, सिविल लाइन्स होता है जो, तो सिविल लाइन्स तभी बना था 1857 के रेबेल के बाद, जब अंग्रेजों को थोड़ा डर लगने लगा कि तो कभी रेबेल कर सकते हैं, तो अपनी जान माल का खतरा होने के लिए तो नया तरह का अर्बन स्पेस आने लगा, इसको सिविल लाइन्स बोलते हैं, ठीक है। सिविल लाइन्स सेटअप की गई, ठीक है जी। समझ आ गया आपके सिविल लाइन्स कब क्यों बनी है? ये मैंने आपको बता दिया। देखिए ये सब सारे बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्बल पैलेस कोलकाता, ये सब देख सकते हो आप। अब देखिए एक चीज़ आप देखेंगे इस पूरी बिल्डिंग में, चितपुर बाजार है एक। चितपुर बाजार जो है वो वाइट टाउन और ब्लैक टाउन की क्या है, बॉर्डर पे हुआ करता था। आप देखेंगे एक चीज़, इस दीवार में, इस दीवार के उधर की तरफ क्या है, पूरा अच्छा ही अच्छा लग रहा है, उधर वाइट टाउन है। इधर देखिए झुग्गी झोंपड़ी है इधर की तरफ, इधर की तरफ क्या है, ब्लैक टाउन है। इसको बहुत अच्छे से, क्या अच्छा एकदम चित्र है, बहुत अच्छे से दिखा रहा है आपको। अच्छा, और क्या क्या है? हम्म। जो ब्रिटिशर्स जो होते थे उनके लिए जो ब्लैक एरिया का क्या मतलब होता था, केवल केओस और एनर्की। यहाँ बहुत ही बिखरे तरीके से लोग रहते हैं, अनसिविलाइज्ड लोग। अच्छा, और वो समझते थे कि यहाँ पे बहुत ही गंदगी और डिजीज़ हैं, यहाँ पे बहुत तरह के रोग वगैरह बीमारियाँ फैली हुई हैं ब्लैक टाउन्स में, और भी कई तरह की चीज़ें हैं इस तो पहले के शुरू में क्या होता था कि बहुत समय तक अंग्रेज केवल उसको प्रायोरिटी देते थे, जो उनका वाइट एरिया जो होता था ना, उसी की साफ सफाई और हाइजीन पे ध्यान दे देते थे। लेकिन जैसे ही प्लेग और कोलेरा जैसी जो बीमारी फैली, बट द एपिडेमिक्स ऑफ कोलेरा और प्लेग जैसी जैसी फैली, ठीक, कब फैली हुआ आपको बताता हूँ मैं तो फिर क्या हुआ, इनके समझ आ गया कि भाई साहब बीमारी तो कहीं भी फैले, बीमारी तो कहीं तक भी आ सकती है, बीमारी थोड़ी देख रही है कि वाइट टाउन और ब्लैक टाउन कहाँ पे है। Killing thousands, colonial officials felt the need for more stringent measures of sanitation and public health। तब से अंग्रेजों ने पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन पर ध्यान देना स्टार्ट किया। अच्छा, क्या किया वो देखते हैं।
फ्रॉम 1860s 1870s तक स्ट्रिंजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए रिगार्डिंग सैनिटेशन और बिल्डिंग एक्टिविटी कहाँ पे, इंडियन टाउन्स में, को रेगुलेट करने के लिए। अच्छा, अंडरग्राउंड पाइप वाटर का सप्लाई, सीवेज ड्रेनेज सिस्टम लाए गए इसी वक्त में 1860s और 70s के टाइम पे। सैनिटरी विजिलेंस किया गया। तो बहुत सारे काम और भी कई सारी चीज़ें, बस सैनिटरी जो विजिलेंस था ये भी एक नया तरह का फीचर बन गया, किसको, रेगुलेट करने का इंडियन टाउन्स को, कि अच्छी तरह से यहाँ पे सैनिटेशन की व्यवस्था है या नहीं। अच्छा, ये सब चीज़ें आप देख लेते हैं कि पहले हिल स्टेशन कैसे बने, जिनको आज तुम हिल स्टेशन बोलते हो, वो अंग्रेजों ने बनाए ज़्यादातर। जो हिल स्टेशन है कैसे बने उनको देखते हैं। हिल स्टेशंस को बेटा, हिल स्टेशन जो होते थे उनको ब्रिटिश आर्मी की ज़रूरतों के लिए बनाया गया इनिशियली। ठीक है, कैसे कि जो प्रेजेंट जो शिमला है वो कब मिला, जब गोरखा वार हुआ था 1856 15 से लेकर 1816। बेटा याद रख लेना, शिमला स्टेशन कब फाइंड किया इन्होंने, गोरखा वार के दौरान। अच्छा, और जो हिल स्टेशन जिसका नाम माउंट आबू है उसको कब फाइंड किया, एंग्लो मराठा वार, जो कब हुआ 1818 में। तो 1818 में कब फाइंड, मतलब एंग्लो मराठा वार तो काफ़ी लंबा हुआ था। 1818 में इन्होंने एंग्लो मराठा वॉर के दौरान किसको फाउंड किया, माउंट आबू को। अच्छा, जो दार्जिलिंग जो है उसको सिक्किम के रूलर्स के 1835 में छीन लिया। तो अब देख लो 3 हिल स्टेशन, शिमला गोरखा वार कब हो रहा है 1815 से 1816, माउंट आबू एंग्लो मराठा वॉर 1818, दार्जिलिंग सिक्किम के रूलर से छीन लिया 1835 में। अच्छा जी, जो हिल स्टेशन जो थे वो स्ट्रेटेजिक प्लेस होते थे किसके लिए, वायलेटिंग ट्रूप्स के रहने के लिए। मतलब अच्छा वो मिलता ना डिफेंस, मतलब पहाड़ों वाले एरिया में। अच्छा, और क्या क्या था, ब्रिटिशर्स को मानते थे, मतलब मानते थे क्या होता भी है, जो हॉट वेदर जो होता है उसी की वजह से भी महामारी ज़्यादा फैलती हैं, कोलेरा और मलेरिया जैसी जो चीज़ें हैं। अच्छा, तो फिर क्या है, आर्मी को, अब देखिए किसी आदमी को, किसी नॉर्मल पर्सन को अगर डिजीज चलता है, आर्मी को हो जाएगी, तो ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन तो करते थे वो अच्छी तरह से। तो आर्मी को इन डिजीज से बचाना बहुत ज़रूरी है, टू प्रोटेक्ट द आर्मी फ्रॉम डिजीज, इसलिए वो क्या है भेज देते थे हिल स्टेशन पे। अच्छा, जो हिल स्टेशन जो होते थे उनको किस लिए बसाया गया था, सैनिटोरियम के लिए असली में। ठीक है, हिल स्टेशन जो थे किस लिए, सैनिटोरियम। सैनिटोरियम क्या होता है बेटा, ऐसी जगह जहाँ पर सोल्जर्स को रेस्ट के लिए, आराम के लिए, या कोई अगर बीमार हो गया तो थोड़ा आनंद के लिए और रिकवरी के लिए भेज दिया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, सैनिटोरियम। तो कुल मिला के हिल स्टेशन को सैनिटोरियम के लिए बसाया गया था। फिर क्या हुआ था, अब हिल स्टेशन जो था वो ठंडे होते हैं, उनका अब यूरोपियन जो लोग थे जो यहाँ आकर रह रहे थे अंग्रेज, उनका यूरोप का जो क्लाइमेट भी ठंडा है, तो उनको हिल स्टेशन जो है इसलिए अच्छी वो लगते थे, काफ़ी फेमिलियर क्लाइमेट के मामले में। ठीक है, तो इसीलिए हिल स्टेशन जो थे वो अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गए न्यू रूरल्स के लिए। न्यू रूरल का मतलब होता है अंग्रेज तो नए रूरल थे, इनके लिए क्या है, अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गए। अच्छा, और कैसे, एक तरह की प्रैक्टिस हो गई, किस तरह की, कि वॉइस रो जो थे वो हिल स्टेशन चले जाते थे गर्मियों के महीनों में, गर्मी झेलती नहीं थी जब ज़्यादा, कि वॉइस रो जो होता था 1857 के बाद वॉइस रो बना दिया गया ना, 1857 के बाद जो भी वॉइस रो होता था वो कहाँ चला जाता था, हिल स्टेशन में रहने के लिए। अच्छा, 1864 में वॉइस रॉय जॉन लॉरेंस जो था उसने ऑफिशियली मूव कर लिया उसकी काउंसिल को शिमला के लिए, सेटिंग सील एंड प्रैक्टिस टू द शिफ्टिंग कैपिटल ड्यूरिंग द हॉट सीजन। तो कुल मिला के किस वॉइस रॉय ने समर कैपिटल किसको बनाया, शिमला को 1864 में जॉन लॉरेंस ने। बेटा ये याद रख लेना, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं इसको। अच्छा, फिर शिमला बाद में क्या वो और बन गया, एक सेकंड, बाद में जो शिमला जो था ऑल्सो बिकम द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द कमांडर इन चीफ इन द इंडियन आर्मी। तो क्या बन गया शिमला लास्ट में, मतलब जो इंडियन आर्मी के जो कमांडर ऑफ चीफ होते थे उनका क्या बन गया, ऑफिशियल रेजिडेंस की जगह शिमला को बना दिया गया। ठीक है, फिर कई सारे यूरोपियन ने वहाँ पे घर बनाने का भी सोचा, सेटलमेंट और अपने घर बनाने का। अच्छा, बिल्डिंग जो थी वो यूरोपियन स्टाइल में बनाई उन्होंने वहाँ पे, ये तो खैर एक सीधी सी बात है, यूरोपियन स्टाइल में बनाएंगे। ठीक है, बिल्डिंग्स बनाई गई। ओके, रेलवे का जैसे इंट्रोडक्शन हुआ उसने इन हिल स्टेशन जो थे उनको मोर एक्सेसिबल बना दिया टू वाइड रेंज ऑफ पीपल, जिसमें इंडियन भी आते थे। जैसे ही रेलवे आई फिर उससे कई लोग भी जा सकते थे हिल स्टेशन तक, लेकिन उनमें सब लोग नहीं जा पाते थे। कौन कौन जाते थे, अपर एंड मिडिल क्लास इंडियन, सच एज कोई महाराजा है, कोई लॉयर है, कोई मर्चेंट है, ये लॉयर मर्चेंट तो है ही, और बाकी महाराजा वगैरह के पास पैसा तो होता ही है, और
ब्रिटिश जो एलाइट थे वो भी काफ़ी घूमने घूमने जाते थे। अच्छा, हिल स्टेशन जो थे वो कॉलोनियल इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। कैसे? हिल स्टेशन पर टी और कॉफ़ी के जो बागान लगाए जाते थे एडजॉइनिंग एरिया में। अब जैसे ही बागान लगाए गए तो आसपास के जो एरिया थे वहाँ पे खूब, मतलब सबसे पहले तो महाराजा वगैरह जा रहे हैं, सबसे पहले तो अंग्रेज जा रहे हैं, फिर जैसे ही रेलवे वगैरह आती है तो महाराजा वगैरह जाने लगते हैं, लॉयर्स, मर्चेंट, अमीर अमीर लोग पहुँचने लगते हैं घूमने के लिए। फिर हिल स्टेशन में क्या उन्होंने चाय और कॉफ़ी के बागान लगा दिए, उसके लिए लेबर की ज़रूरत है, तो इमिग्रेंट जो लेबर थी वो प्लेन एरिया से वो भी आने लगी। तो कुल मिला के अब हिल स्टेशन जो हैं वो कोई एक्सक्लूसिवली रेशियल इनक्लेव्स नहीं रह गए यूरोपियंस के लिए। कुल मिला के अब सब तरह के लोग हिल स्टेशन में पहुँच गए थे चाय और इनकी खेती की वजह से। समझ रहे हो बात को? अच्छा जी, तो इतना है अभी। हिल स्टेशन के बारे में पढ़ लिया। अब सोशल लाइफ की बात कर लेते हैं। बेटा देखिए, हिल स्टेशन अब ऐसा नहीं, सोशल लाइफ हिल स्टेशन की बात कर रहे हैं, अब हम सोशल लाइफ बात करेंगे। वही 3 सिटीज़ की बात चल रही है, मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता। बेसिकली जो अंग्रेजों की बसाई सिटी थी उनमें सोशल लाइफ किस तरह की थी, ठीक है, देखते हैं ज़रा। जैसे सोशल लाइफ ये थी कि यहाँ पे एक बहुत ही ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट था बिटवीन द एक्सट्रीम वेल्थ एंड पॉवर्टी। एक तरफ तो बहुत अमीर लोग थे, एक तरफ बहुत गरीब लोग थे। अच्छा, नई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आई, हॉर्स ड्रॉन कैरेज, ये तरह की चीज़ें, ट्रैम, बसेज, कि अब जैसी ट्रैम और बसेज जैसी चीज़ें आ गई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग जो थे वो बाहर से भी काम कर, पहले क्या होता था, काम अगर किसी आदमी को शहर में काम करना, शहर में ही रहना पड़ेगा, लेकिन आजकल लोग जो थोड़ा शहर से थोड़ा बहुत दूर रहते थे वहाँ से भी आ जाते थे, ठीक है। तो इसी के साथ क्या हुआ कि ओवर टाइम एक सेपरेशन बढ़ गया, कहाँ का, प्लेस ऑफ वर्क का और प्लेस ऑफ रेजिडेंस का, कि लोग दूर से भी काम करने आ सकते हैं, ट्रैवलिंग की सुविधा हो गई है तो। अच्छा जी। और क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ पब्लिक प्लेस हुआ, जैसे पब्लिक पार्क बनाने लगे, थिएटर, और 20th सेंचुरी से है ना, और फिर 20th सेंचुरी के बाद क्या आ गए, सिनेमा हॉल भी आ गए, और क्या हुआ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आने लगी। लेकिन वही है कि हर तरह के जो लोग थे वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में माइग्रेट कर रहे थे। जैसे क्योंकि जो नई जो सिटी बनी थी उनमें क्लर्क की, टीचर्स की, लॉयर्स की, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, अकाउंटेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इसीलिए एक मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उस वक्त लोग पढ़े लिखे ध्यान देने लगे और मिडिल क्लास बढ़ गई। अच्छा, एज एजुकेटेड पीपल दे कुड पुट फॉरवर्ड देयर ओपिनियन फॉर द सोसाइटी, गवर्नमेंट, इन न्यूज़पेपर, जनरल पब्लिक मीटिंग। तो इस तरह की मीटिंग्स वगैरह होने लगी, लोग अपने अखबार वगैरह छापने लगे, लोग पढ़ने लिखने लगे, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। अच्छा, और क्या था, अब सिटीज़ की वजह से क्या है, वुमन के लिए भी एक नई तरह की अपॉर्चुनिटी आई दुनिया में। अच्छा, देखते हैं किस किस तरह की अपॉर्चुनिटी आई। जैसे वुमन वगैरह आजकल थिएटर वगैरह में काम करती है, एक्ट्रेस बन सकती हैं, सिनेमा आ गया उसके बाद। अच्छा, लेकिन बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने ये जो अटेम्प्ट भी किया कि इसको रोकने का, जो ट्रेडिशनल जो पैट्रियार्कल जो नॉर्म चल रहे थे कि इंसान, आदमी ये काम करेगा, औरत नहीं कर सकती, ऐसे ऐसे कई सारी चीज़ें हुई, तो सब जगह होती हैं। अच्छा, देखते हैं, इवन जो रिफॉर्मर जो होते जिन्होंने इंडियन सोसाइटी में वुमन की एजुकेशन को जो सपोर्ट भी करते थे, वो भी एजुकेशन को सपोर्ट तो करते थे, लेकिन ज़्यादातर वो भी औरतों को केवल एक मदर और वाइफ की तरह ही दिखते थे, ठीक है। और वो भी यही चाहते थे कि जो औरत है वो घर के केवल हाउस होल्ड में ही रहे। लेकिन ओवर टाइम वुमन जो थी पब्लिकली विजिबल होने लगी, वो भी रोडों पे दिखने लगी। रोड पे दिखने का मतलब क्या है, वो भी काम वाम के लिए बाहर आने लगी। जैसे बताता हूँ क्या हुआ, इस बॉक्स को भी बढ़ाएंगे अभी, ऊपर क्या लिखा हुआ है। वुमन भी फैक्ट्री वर्कर की तरह काम करने लगी, टीचर बनने लगी, थिएटर करने लगी, फिल्म एक्ट्रेस बनने लगी। लेकिन फिर भी एक लॉन्ग टाइम तक वुमेन जो थी वो रिमेंड द ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल सेंसर। सोशल सेंसर मतलब होता है बेटा क्रिटिसाइज, सोशली क्रिटिसाइज करने के लिए, मतलब उनका काफ़ी क्रिटिसाइज भी लॉन्ग टाइम तक किया गया। इसका बेसिकली यही मतलब है। लेकिन हमारे समझ आया किस किस तरह की चीज़ें आई। भैया देखिए, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो तो बहुत ही कॉमन चीज़ें, फैक्ट जो होता है मैं आपको बता देता हूँ, और समझ में आने वाली बात है, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें इनमें ज़्यादातर तो। अच्छा जी, और देखते हैं जैसे हाँ, ये बॉक्स पढ़ लेते हैं। ये बॉक्स है अमर कथा, एक ऑटोबायोग्राफी है। इसका नाम क्या है, अमर कथा। किसने लिखा है इस ऑटोबायोग्राफी को, विनोदिनी दासी। बेटा याद रखना, अमर कथा है, विनोदिनी दासी एक बंगाली थिएटर करने वाली महिला थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या किया वो तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप इतना रख सकते हो, आप पूछेगा कोई आपसे, अमर कथा माई स्टोरी, ये किसने लिखी है,
विनोदिनी दासी ने अपनी कहानी लिखी है, किस किस तरह की उन्होंने प्रॉब्लम फेस किए थिएटर वगैरह में काम करने के लिए, किस तरह की इनकी समस्या आई, वो सब इन्होंने बताया। तो अमर कथा किसने लिखा है? विनोदिनी दासी ने लिखा है। ओके, अब इस पैरा पे दोबारा वापस आते हैं। पैरा को क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब रहने की जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए सिटी में ज़्यादातर जो मेल जो माइग्रेंट थे वो अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के आते थे और अकेले आते थे शहरों में काम करने के लिए, जिससे पैसे को बचा सकें, जैसा कि आज के वक्त में भी होता है। अच्छा, लाइफ इन द सिटी वाज अ स्ट्रगल, जॉब वाज अनसर्टेन, फूड वाज एक्सपेंसिव, जैसा कि आज भी है, प्लेस टू स्टे वर डिफिकल्ट टू अफोर्ड, येट पुअर जो पीपल थे वो उन्होंने अपनी ही तरह का एक अर्बन कल्चर बना लिया। समझ रहे हो भाई, कोई बाहर से काम करने आया, भले ही शहर में रह रहा है, लेकिन शहर में भी कुछ एक ऐसे हिस्से होते हैं जिनमें शहरों के भी गरीब लोग रहते हैं। शहरों में भी दो तरह के, आपने देखा वो ज़्यादातर शहरों में दो तरह के हिस्से होते हैं। एक शहरों का वो हिस्सा जहाँ पे शहरों के गरीब लोग रहते हैं, एक शहरों का वो हिस्सा जहाँ पे शहरों के गरीब लोग रहते हैं। तो इसी तरह की वो चीज़ें आने लगी। अच्छा, उन्होंने अपने इंटरटेनमेंट के लिए कई सारी चीज़ें बनाई, फिर लेकिन ये जो नए नए लोग आते थे वो काफ़ी एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेंट होते थे नई नई एक्टिविटीज़ में। कैसे कोई रिलीजियस फेस्टिवल हो रहा है शहरों में, कोई तमाशा हो रहा है, कोई स्वांग हो रहा है, स्वांग सटायर, इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये एक थ्रू द आई ऑफ पुअर माइग्रेंट तो कोई काम के लिए बाहर आया है तो एक तमाशे का हिस्सा है। दिल में एक भावना से कलकत्ता में आया, किसान किसान मज़ा हम हिया देखन पाया। बेसिकली जो भी है ये, इसे इतना कोई आपके उसमें नहीं आएगा, ठीक है। और इसे आप देख सकते हो, इस तरह की पेंटिंग उस वक्त काफ़ी फेमस हो गई थी। जैसे औरतें बाहर आने लगीं, औरतें काम करने लगीं, इस तरह की पेंटिंग छपती थी। यह दिखाते थे कि अब कुछ ही दिनों में औरतें जो हैं वो आदमियों को ऐसे कुत्ते की तरह नचाने लगेंगी। इस तरह से लोग लिखते ही हैं, मतलब वैसे आज के वक्त में तो इस कोई चित्र का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ये हमने देखा इस पॉइंट में, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट भी ख़त्म हो गया। तो अब इस फोर्थ वाले पॉइंट पे हमने 3 पॉइंट पढ़े, इस फोर्थ पॉइंट पे हम पढ़ेंगे सेग्रीगेशन, टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। इन तीनों सिटीज़ का अलग अलग से, मद्रास का, कोलकाता का और बॉम्बे का, तीनों को अलग अलग से देखेंगे। टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर किस किस तरह का था, ठीक है, ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सेटलमेंट एंड सेग्रीगेशन इन मद्रास। मद्रास के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था, एकदम वेल इस्टेब्लिश्ड पोर्ट ऑफ सूरत ऑन द वेस्ट कोस्ट। देखिए, सबसे पहली जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी जो कंपनी ने सब पहली, वो कहाँ पे स्टार्ट की थी? वेस्ट कोस्ट में, सूरत में। भाई सूरत तो मुंबई वाले एरिया में पड़ता है, महाराष्ट्र वाले में, तो वेस्ट कोस्ट पे ही है। सबसे पहले तो वहाँ स्टार्ट किया था, लेकिन मद्रास जो हो तो ईस्ट कोस्ट पे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ इन सब जो सर्च ऑफ टेक्सटाइल, मतलब टेक्सटाइल की सर्च में जो ब्रिटिश जो मर्चेंट थे वो ईस्ट कोस्ट पे आए। 1639 में उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बनाई पहली, कहाँ? मद्रासपट्टम में, इसको मद्रासपट्टम को बाद में दिस सेटलमेंट वाज लोकली नोन एज चेनापट्टम। मद्रासपट्टम बनाई, इसको वहाँ पे लोकली चेनापट्टम भी बोलते थे, वही मद्रास और चेन्नई, ठीक है जी। द कंपनी हैज परचेज राइट ऑफ सेटलमेंट, उन्होंने सेटलमेंट के राइट खरीद लिए। लोकल तेलुगु जो लॉर्ड थे वहाँ से, मतलब तेलुगु लॉर्ड उन्हें बोलते हैं, जो तेलुगु जो राजा थे वहाँ के, कौन से थे? द नायक ऑफ कालाहस्ती। बेटा राइट क्वेश्चन आ सकता है कि जो कंपनी ने राइट जो थे मद्रास में सेटल होने कैसे खरीदे थे? जो कालाहस्ती के जो नायक थे उनसे, ठीक है। क्यों क्यों? क्योंकि वो भी खुद जो कालाहस्ती के जो नायक थे वो भी सपोर्ट करना चाहते थे किसको? ट्रेडिंग एक्टिविटी को इस पूरे पूरे एरिया में, ठीक है। उनकी राइवलरी चल रही थी किससे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से। ब्रिटिश वालों की फ्रेंच से राइवलरी चल रही थी, इसके चक्कर में उनको मद्रास को फोर्टिफाई करना पड़ा। फोर्टिफाई का मतलब समझ रहे हो कि मद्रास में उन्होंने फोर्ट बनाना पड़ा, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने 1761 में, बेटा याद रखना है, 1761 में फ्रेंच को हरा दिया और मद्रास को मोर सिक्योर। अब मद्रास क्या बन गया एकदम? मद्रास बिकेम मोर सिक्योर एंड बिगेन टू ग्रो इनटू एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल टाउन। 1761 में जब फ्रेंच के साथ राइवलरी खत्म हो गई, उनको हरा दिया उन्होंने, तब मद्रास एकदम बहुत बड़ी तरह से बनने लगा, ठीक है जी। मद्रास में एक फोर्ट बनाया सेंट जॉर्ज, तो जो फोर्ट जो सेंट जॉर्ज था वो एकदम न्यूक्लियस बन गया किसका? वाइट टाउन का। वाइट टाउन वही दो हिस्से में बटे होते हैं ना, वाइट टाउन ब्लैक टाउन। तो सेंट जॉर्ज जो फोर्ट था वो वाइट टाउन के बिल्कुल बीचों बीच में पड़ता था, वाइट टाउन के अंदर ही था, ये तो पक्की सी बात है। क्या था? यहाँ पे यूरोपियन लोग रहते थे। अच्छा, दो चीज़ें थी जिन वजह से उन उस अच्छा, वाइट टाउन रहने के लिए क्या चीज़ें देखी जाती थी? कौन सी दो चीज़ें? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कलर और रिलीजन। कलर होना चाहिए वाइट, या रिलीजन होना चाहिए क्रिश्चियनिटी, ये ठीक है दो। तो ये कलर और रिलीजन दो चीज़ें थी जिनसे क्या है फोर्ट के अंदर रहना तुमको अलाउड था। अच्छा,
अडर, अब इसका कैसे पता चलता है कि दूसरे लोग भी रहते थे? देख, इंग्लिश लोगों के अलावा, क्यों? क्योंकि जो डच लोग थे वो भी वहाँ रहते थे, पोर्तुगीज थे रहने के लिए, क्यों? क्योंकि वो यूरोपियन थे और क्रिश्चियन थे। गोरे तो थे ही, यूरोपियन थे इसलिए, और क्रिश्चियन थे तो धर्म भी वही होगा। तो कलर और रिलीजन, ये दो ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से किसी को प्रवेश मिलता था वहाँ पे। अच्छा, ब्लैक टाउन जो था वो डेवलप हुआ आउटसाइड द फोर्ट, फोर्ट के बाहर, ठीक है। और कैसे था? फोर मतलब स्ट्रेट लाइन में था, ठीक है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होती थी कॉलोनियल टाउन्स की, लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। बट ये क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट में दे सकते हैं क्वेश्चन कि कॉलोनियल जो टाउन होते हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि ये जो घर होते थे वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होते थे। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है जी। और क्या है, फिर बाद में क्या हुआ कि जो एरिया जो है मिड 1700 में, मतलब 1750 के आसपास, जो उससे वॉर जो हो गया था 1770, मतलब ये मद्रास में तो काफ़ी पहले फोर्ट बन गया इनका, ठीक है। फिर बाद में क्या है, 1757 में इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी को लड़ाए, फिर 1765 में 64 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ाए, फिर बंगाल बिहार की डिवाइड रेट आ गई। तो फिर क्या किया इन्होंने कि आसपास से ना, जो फोर्ट के आसपास जो एरिया, मतलब ब्लैक टाउन जो रहता था उसको भी हटा दिया। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी के लिए काफ़ी दूर दूर तक, मतलब काफ़ी एरिया फोर्ट के आसपास खाली करवाया गया। वो क्यों करवाया गया खाली, इसको ही बताता हूँ। लाइन ऑफ फायर बनाने के लिए। लाइन ऑफ फायर होता है कि अगर एक खाली एरिया होगा तो अगर सामने से कोई दुश्मन आएगा तो उस पर तो फिर डायरेक्ट हमला कर सकते हैं ना, तो खाली एरिया चाहिए ना, तो फोर्ट और दूसरी चीज़ों के बीच में। अब बिल्कुल फोर्ट के बाहर ही घर बन जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी किसी भी चीज़ में। अच्छा, अगले पेज पे हम देखते हैं, देखिए दिखाता हूँ आपको। ये पूरा का पूरा चित्र है किसका, मद्रास के मैप का। ये आप देखोगे, देखिए इस चित्र में ये पूरा मैप है इतना सा, इसमें ये पूरा का पूरा जो बड़ा है जिसमें बहुत सारे घर हैं, ये तो है ब्लैक टाउन, और ये इतना सा जो है ये क्या है, वाइट टाउन। वाइट टाउन के बीचों बीच में क्या है, ये गोला इस पर लगा हुआ है, देखिए रेड गोला लगा हुआ है, ये क्या है, ये सेंट जॉर्ज जो फोर्ट है, ठीक है, यहीं पर रहते हैं लोग। अच्छा जी, मतलब अंग्रेज लोग, ठीक है। तो आपसे कोई अगर पूछे कि सेंट जॉर्ज जो मतलब ये फोर्ट है, इसमें लेफ्ट की तरफ है वाइट टाउन, और उधर ओल्ड ब्लैक टाउन जो राइट की तरफ है, ठीक है जी। सेंट जॉर्ज फोर्ट के ऊपर सर्कल मार्क हुआ पड़ा है। ये देखिए एक बनाया हुआ है कि किस तरह से जो फोर्ट के आसपास का जो एरिया है उसको डिमोलिश कर दिया गया था, वो काफ़ी खाली एरिया बना दिया गया था। ब्लैक टाउन उसके बीच में काफ़ी मतलब जगह थी बेसिकली। अच्छा, अगले पेज पर अगर हम देखें, जो ब्लैक जो टाउन होते थे वो अपने टेम्पल्स वगैरह के अराउंड बने होते थे, टेम्पल्स और बाजार होते थे उनके, नैरो लाइन्स होती थी, मतलब पतली पतली गलियाँ क्रिस क्रॉस्ड होती थी आपस में यूँ करके 90 डिग्री जैसे जिस तरह से होती हैं। अच्छा और अलग एरिया थे, एरियाओं के मतलब कॉलोनियों के नाम थे, जैसे कॉलोनियों के नाम, बड़ा इजी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। अगर जैसे कोई एरिया, इसका नाम चिंता द्रिपेट है, चिंता द्रिपेट, उसका मतलब है कि वो बुनकरों का एरिया है, व्यूवर्स का, ठीक है। वॉशरमैन पेट का मतलब तो समझते हो कि जो डायर्स और जो ब्लीचर्स जो क्लॉथ के, वॉशरमैन तो वैसे भी दो भी समझ आ रहा है। और रोयापुरम किसका है, रोयापुरम क्रिश्चियन बोटमैन है, ये क्रिश्चियन लोग ही हैं भले अब देखो ब्लैक टाउन में कुछ क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, जो गरीब, जो मतलब गरीब क्या मतलब कम पैसा है थोड़ा, तो कुल मिला के रोयापुरम ऐसा एरिया था जहाँ पर क्रिश्चियन बोटमैन रहते थे जो कंपनी के लिए काम करते थे। और वैसे भी बहुत सारे बोटमैन ऐसे भी थे जो उस वक्त कन्वर्ट भी हो गए थे, बात ये है, ठीक है। पैट का मतलब होता है सेटलमेंट, जहाँ पे आदमी लोग रहने लगते हैं। तो सब समझिए, चिंता द्रिपैट बुनकरों के लिए, वॉशरमैन पैट धोबियों के लिए, रोयापुरम क्रिश्चियन बोटमैन्स के लिए एरिया था जो कंपनी के लिए काम करते थे। इतनी बात आपकी समझ आ गई। अच्छा जी, और देख लेते हैं आगे। बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के जो लोग थे वो मद्रास में आके रहने के लिए आ गए। अच्छा, तो ऐसे लोग जिन्होंने दो भाषाएं सीख ली थी, दो भाषा मतलब एक तो उनकी नेटिव लैंग्वेज, तो साउथ का है तो तमिल वगैरह जानता ही है, उसके अलावा उसने इंग्लिश भी सीख ली जिससे कंपनी को काम भी कर सके। ऐसे लोगों को दोभाषीस बोलते थे, दोभाषीस, दो भाषा बोलने वाला दोभाषीस, ठीक है जी। तो ऐसे इंडियन जो दो भाषा बोल सकते हैं, कौन कौन सी, लोकल लैंग्वेज कोई भी और एक इंग्लिश, ठीक है। ये एजेंट की तरह काम करते थे, मतलब वैसे भी काम करते हैं। अच्छा, इससे क्या होता था कि उनको क्या है, मतलब जिन लोगों को दो भाषाएं आती थी उनको काम मिल जाता था, इसलिए वो प्रिविलेज लोग बन जाते थे, प्रिविलेज पोजीशन मिल जाती थी उनको गवर्नमेंट में, जिससे उनको पैसा वैसा कमा लेते थे अच्छा खासा, इसलिए लोग इंग्लिश सीख ही लेते थे। अच्छा, अब इन देखो मद्रास की बात हो रही है बेटा, पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, केवल मद्रास के बारे में चल रहा है ये सब, ये चिंता द्रिपैट वगैरह या जो भी है ये सब मद्रास की बात ही चल रही है, आपको ये बताना चाहिए। और अभी जो हमने ये सब बात की है दोबासी, सब मद्रास की बात है। तो मद्रास में बताता हूँ मैं आपको, ये जो दोबासी जो ये जॉब थी, ये जॉब वगैरह ये किसकी कंट्रोल में थी ज़्यादातर इनमें से, तो देखिए
सबसे पहले तो इनिशियली जो जॉब थी वो वेरलार कम्युनिटी के हाथ में थी। ठीक है बेटा, आपको मैंने 3 तरह की कम्युनिटी बताई थी। वेरलार पहले हम चैप्टर में पढ़ा, अजुआर और आदिमाई। वेरलार ऐसे जो जो जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है, जो पैसे वाले किसान हैं। अजुआर जिनके पास ज़मीन कम है। और आदिमाई जिनके पास ज़मीन है ही नहीं, जो दूसरों के लिए ही काम करते हैं। 3 तरह के, वेरलार, अजवार और आदिमाई, है ना याद आपको। तो वेरलार जो कम्युनिटी थी पहले तो उन्हीं की मोनोपोली थी जॉब में, वही लोग ज़्यादातर काम करते थे। अच्छा, फिर बाद में क्या है, इंग्लिश एजुकेशन जैसे जैसे स्प्रेड हुई 19वीं सेंचुरी में, तो ब्राह्मण जो थे उन्होंने कम्पीट करना कर दिया सिमिलर सिमिलर पोजीशंस के लिए। ठीक है, तो ब्राह्मणों की सारी पोजीशन बहुत सारी मिल गई ब्राह्मणों को। अच्छा, और क्या था, तेलुगु भाषी लोगों का ग्रुप था कोमातीज, जिनका बहुत एक कमर्शियल ग्रुप था, जिनका जिनका ग्रेन ट्रेड पर पूरी सिटी में कंट्रोल था। ग्रेन ट्रेड, गुजराती बैंकर्स भी थे। ठीक है, और प्रेरियार्स एंड वेनियार्स फ्रॉम द लेबरिंग पुअर। तो कोई पूछा आपसे, देखो पुअर कौन कौन है, पेरियार एंड वेनियार, ये तो वो है। कोमाटी जो नाम की जो कम्युनिटी है, कमर्शियल ग्रुप है, वो ग्रेन पे कंट्रोल रखता है अपना पूरा। शुरू में जो जॉब्स थी ज़्यादातर किसके हाथों में थी, वेरलार लोगों के हाथ में थी। बाद बाद में ब्राह्मणों ने भी जॉब्स वगैरह को, मतलब उनमें भी उसका वो होने लग गया। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर नवाब ऑफ आर्कोट का जो नवाब था, जैसे ही वो ट्रिप्लिकेन में सेटल हुआ, ट्रिप्लिकेन के आसपास, तो बहुत लोग मुस्लिम लोग भी आ गए उसके साथ साथ। भाई नवाब मुस्लिम था तो मुस्लिम लोग भी आने लग गए। अच्छा, मायलापुर और ट्रिप्लिकेन ये दोनों की दोनों जगह पहले हिंदू रिलीजियस सेंटर थे पहले, लेकिन बाद जो, और यहाँ पे क्या है, लार्ज ग्रुप ऑफ मतलब ब्राह्मणों का सपोर्ट था। लेकिन बाद में क्या है, यहाँ पे धीरे धीरे क्या है, बहुत सारे लोग आ गए। फिर बाद में तो ये ये मतलब नवाब, आरकोट के नवाब ही रहने लग गए, तो बहुत सारे मुस्लिम भी यहाँ के रहने लग गए। ठीक है जी, और क्या है और एक जगह जी, देखो देखिए, कोई आपसे पूछे कि जो माल्यापुर और ट्रिप्लिकेन दोनों हिंदू रिलीजियस सेंटर से पहले, एक और जगह थी सैनथोम नाम था इसका। सैनथोम के आसपास का जो एरिया था उसमें वहाँ पर रोमन कैथलिक रहते थे ज़्यादातर, मद्रास में सैनथोम। ठीक है, रोमन कैथलिक कहाँ रहते हैं, सैनथोम में, इसको याद रखना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, वेलर कम्युनिटी का जॉब से कंट्रोल था, इंग्लिश बोल लेते थे अच्छी खासी, लेकिन बाद में ब्राह्मणों का कंट्रोल हो गया। कोमाती जो लोग थे वो ग्रेन ट्रेड में काफ़ी वो थे। अच्छा, प्रेरियार और वेनियार नाम की जो 2 कम्युनिटी थी उनसे काम करने वाली और पुअर कम्युनिटी थी। ये मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी बहुत अच्छे से, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, और जैसे अपन देखें अगले इसमें, जो ग्रेजुअल अर्बनाइजेशन था जो मद्रास का, उसका मतलब था कि एरिया बिटवीन दीज विलेजेस ब्रॉड विद इन द सिटीज एज ए रेट मद्रास हैड अ सेमी रूरल ऑल अबाउट इट। इसका मतलब क्या है, जो आसपास के जो मतलब काफ़ी अच्छे से मद्रास ग्रो हो रहा था, तो आसपास के जो गांव थे वो भी बिल्कुल शहर में मिल गए। तो होता है ना, शहर के आसपास के गाँव के बीच में बिल्कुल वो शहर में ही मिलते जाते हैं, जैसे जैसे शहर बड़ा होता जाता है। तो मद्रास इस तरह से कैसा बन जाता है, एक सेमी रूरल एयर थी उसके आसपास। सेमी रूरल एयर का मतलब क्या है, देखिए इसमें लिखा हुआ ना, सेमी रूरल एरिया, मतलब वहाँ की हवा पानी का मतलब ये होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग गाँव ग्रामीण क्षेत्र के भी रहते थे। पूरा एरिया इसी तरह का हो गया था ना, पूरे मद्रास का बहुत बड़ा शहर बन गया था। तो इसीलिए मद्रास को कैसी सिटी बोलते थे, ए रूरल सिटी। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, भाई सिटी भी लिखा हुआ है रूरल सिटी, तो मद्रास को क्या बोलते हैं, रूरल सिटी। समझ गए बात को, किसको, मद्रास को, इस वजह से। ठीक है, ये मद्रास हमने पूरा पढ़ लिया। इसी तरह कोलकाता पढ़ेंगे, फिर इसके बाद बॉम्बे पढ़ेंगे, वहाँ चैप्टर हो जाएगा खत्म। मद्रास में हमने बहुत सारी कम्युनिटी देखी। चिंता द्रिपेट देखा, जहाँ बीवर्स की कॉलोनी थी। रोयापुरम क्रिश्चियन बोटमैन्स की थी। वॉसरमैन पेट धोबी वगैरह जा रहे थे। बहुत कुछ देखना बेटा। अच्छा, जो उन्होंने 1639 में जब उन्होंने वहाँ पर सेटल किया, उसका नाम क्या था, मद्रास पट्टम, जिसका लोकल नाम क्या था, चेनापट्टम। सब कुछ हमने देखा है, आपको अच्छे से सब कुछ याद रखना है, मेन चीज़ ये है बेटा। ठीक है, अब देखिए कोलकाता की टाउन प्लानिंग क्या रही थी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इस चीज़ में हम क्या देखेंगे, मैं आपको बार बार जिस वर्ड के बारे में बताता हूँ, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, आपको याद होगा कि बंगाल बिहार उड़ीसा के राइट में बार बार बोल चुका हूँ, 1765 में आ गए थे। भाई बंगाल के अंदर ही तो कोलकाता था, तो कोलकाता का उससे बहुत अच्छा रिलेशन है, वहाँ आपकी समझ आएगा किस लिए बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। देखिए 1760 मतलब 56 में, देखिए बैटल तो हुआ था 1757 में, प्लासी का जो बैटल था। उसके बाद बक्सर का होता 1764 में, उसके 5 साल बाद, मतलब 6-7 साल बाद, जितना भी समय था। 1765 में हुआ क्या था, 1756 में मतलब हुआ क्या था। ठीक है, एक सेकेंड। बेसिकली जो कोलकाता की जो टाउन प्लानिंग थी वो मतलब बहुत ही हिसाब से की गई थी, बहुत ध्यान रखती है। उसका एक रीज़न था कि 1756 में कोलकाता का नवाब था सजाउद्दौला, बंगाल का नवाब था बेसिकली कोलकाता का। उसने कलकत्ता को अटैक किया, और जो ब्रिटिशर्स लोगों का जो स्मॉल फोर्ट था
उसको एकदम हिला के रख दिया। हिलाया कैसे, सारे ब्रिटिशर्स को उसने पकड़ लिया एक जगह पे, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से उनमें उनको मारा होगा ढंग से। और हुआ ये था, अब तो मैं बताता हूँ हुआ क्या था। इस ये जो उसने किया था इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं। जो भी सिराजुद्दौला ने किया, सिराजुद्दौला गया वहाँ पे और जितने भी ब्रिटिशर थे सबको पकड़ा। ऐसा बोलते हैं कि 90-100 के आसपास ब्रिटिशर थे, उनको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। सब बेचारे सांस से दम मतलब दम घुट के मर गए थे, ऐसा बोलते हैं। ब्रिटिशर्स बहुत परेशान हो गए थे इस बात से, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो पूरा का पूरा ये जो काम इस सिराजुद्दौला ने किया है ब्रिटिश ट्रेडर्स को उनकी डिपो में, और कुल मिला के ब्रिटिश ट्रेडर्स का जो फोर्ट था, जो उन्होंने ब्रिटिश ट्रेडर्स ने इसलिए बनाया था उनके फूड्स वगैरह को रखने के लिए, तो उसने काफ़ी अच्छे से उसको अटैक किया। उसने उनको बहुत अच्छे से मतलब मार दिया, बहुत सारे लोग उसमें मर गए थे। इसको पूरे को ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं बेटा, याद रख लेना ना। फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद क्या है, सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला बेटा, सिराजुद्दौला अलग है, सिराजुद्दौला अलग है ना, ये जो है सिराजुद्दौला है। फिर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने 1757 अगले साल सिराजुद्दौला से लड़े और सिराजुद्दौला को हरा दिया। किसमें, बैटल ऑफ प्लासी, इसी को बोलते हैं। अच्छा, हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर फैसला किया कि नया फोर्ट बनाएंगे, न्यू फोर्ट, ठीक है जी, जिसको इजीली अटैक ना किया जा सके, जिस तरह से इसने 1756 में कर लिया था अटैक, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने फोर्ट बनाने का फैसला किया कोलकाता में। अच्छा, तो मतलब कोलकाता में थे ही पहले से ही, अच्छा फोर्ट बनाने का फैसला किया। अच्छा फोर्ट कहाँ, अब कोलकाता के बारे की हिस्ट्री समझ लीजिए। कोलकाता की, कोलकाता जो था, जैसे कि हमने मद्रास का नाम पढ़ा, क्या था, मद्रास पट्टम, जिसको चेनापट्टम बोलते हैं, ऐसे ही कोलकाता जो था पहले उसके 3 विलेज थे, 3 विलेजों से मिल के बनाए। 3 विलेज के नाम क्या थे, सुल्तानती, कोलकाता और जिसको अभी कलकत्ता बोलते हैं ना, सुल्तानती, कोलकाता और गोविंदपुर। 3 विलेज से मिलके बना है बेटा। कोई चीज़ क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, सुल्तानती, कोलकाता और गोविंदपुर, इन 3 विलेज से मिलके तुम्हारा एक कोलकाता बना है। अच्छा, तो बेसिकली कंपनी ने क्या क्लियर कर दिया किसको, जो सदर्न मोस्ट जो विलेज था, साउथ में सबसे नीचे आता था गोविंदपुर, नॉर्थ में सुल्तानती, बीच में कोलकाता। तो कंपनी ने क्या है, सदर्न मोस्ट जो विलेज है गोविंदपुर, उसको क्लियर किया। एंड जो ट्रेडर और जो वीवर थे वो उनसे कह दिया कि भाई बाहर जाके रहो। मतलब जो गोविंदपुर में बहुत सारे लोग रहते थे पहले, तो कंपनी ने बोल दिया कि तुमको बाहर रहना पड़ेगा, यहाँ पे हम अपना क्या बना रहे हैं, फोर्ट बना रहे हैं। अच्छा, इसलिए कोलकाता में जो क्या बनाया, फोर्ट विलियम। मद्रास का फोर्ट मतलब सेंट जॉर्ज फोर्ट था, इस कोलकाता में कौन सा बनाया, फोर्ट विलियम। इसके आसपास एक वास्ट ओपन स्पेस रख दिया, ठीक है, इसको मैदान बोलते थे लोकली, या गरेर मठ। बेटा मैदान या गरेर मठ क्या है, जो फोर्ट के बाहर अंग्रेजों ने काफ़ी कुछ जगह छोड़ दी थी, ठीक है। अच्छा, किस लिए छोड़ी थी ये जगह, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। पहले बात समझ आई आपके, 3 विलेज थे, सुल्तानती, कोलकाता और गोविंदपुर, खाली करके बनाया, गोविंदपुर को खाली करवाया। उसमें जो बीवर ट्रेडर जो रहते थे उनको बोल दिया भाई बाहर जाओ, उस फोर्ट बनाया, फोर्ट विलियम नाम रखा उसका। उसके आसपास काफ़ी जगह छोड़ दी, जिसको लोकली मैदान या गरेर मठ नाम से बोला जाता था। जितना समझ आ गया ना आपके। अच्छा, तो ये जो अंग्रेजों ने ये किया था ना, ये वास्ट जो ओपन स्पेस छोड़ दिया था फोर्ट के अराउंड, ठीक है, जो अब भी है, विच स्टिल एग्जिस्ट, ये एक लैंडमार्क बन गया। इसके बाद बहुत सारे फोर्ट में इसका यूज किया जाने लगा, लेकिन पहली बार कहाँ हुआ था, कलकत्ता का फर्स्ट ये सिग्निफिकेंट टाउन प्लानिंग मीजर था कि उसके आसपास उन्होंने जगह छोड़ी। इस जगह को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ फायर। लाइन ऑफ फायर का मतलब क्या होता है, इसको भी फोर्ट है, फोर्ट की दीवारों पर क्या तोप रखी होती हैं, तोप से ईजिली जो स्पेस होगा, ये जो फोर्ट की दीवार है भाई साहब, ये अपना फोर्ट की दीवार, इधर ये पूरा पूरा अपना फोर्ट है, दीवार पर तोप रखी हुई है, बाहर ये पूरा का पूरा स्पेस छूटा हुआ, ये बाहर पूरा स्पेस है, सीधे हमला कर सकें डायरेक्ट, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ फायर। समझ रहे हो बात को। तो यही था मतलब कि तो ये जो पैटर्न था लाइन ऑफ फायर बनाने का, ये कोलकाता से कई सारी जगहों में बनाया गया। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था, तो उसके बाद फिर भी मतलब कई जगहों फिर ये तो मतलब फिर जितने ही फोर्ट बनाए गए थे ना रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद, सब में लाइन ऑफ फायर का सिस्टम तो लाया ही गया था, एक स्पेस छोड़ा जाता था जरूर हमेशा से, ये तो मतलब फिक्स ही था। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गई ना। फिर क्या हुआ था कि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बन गया। उसने एक मैसिव पैलेस बनवाया, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट हाउस। समझ रहे हो, तो इसने फॉर हिमसेल्फ इन कलकत्ता, खुद के लिए एक जगह बनवाई थी गवर्नमेंट हाउस। तो कोई पूछे कलकत्ता का जो गवर्नमेंट हाउस किसने बनाया, 1798 में वेलेस्ली था, लॉर्ड वेलेस्ली, जो उस वक्त का गवर्नर बन गया था, गवर्नर जनरल, उसने बनवाया था। अच्छा, वेलेस्ली ने परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम भी लेके आया था, लाया था क्या, नहीं, वेलेस्ली लाया था सब्सिडरी अलाइंस। परमानेंट सेटलमेंट कौन लाया था, चार्ल्स कॉर्नवालिस। बेटा याद है कि नहीं, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आया था, और 1798 में वेलेस्ली क्या लेके आया था, सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम। ठीक है जी,
इतना क्लियर हो गया आपके। गवर्नमेंट हाउस बनवाया, ठीक है। तो ये देखिए, ये है गवर्नमेंट हाउस, इसमें लिखा भी हुआ है रेजिडेंस ऑफ गवर्नर जनरल गवर्नमेंट हाउस बिल्ट बाई वेलेस्ली। इतना समझ आ गया ना आपके। अच्छा, ये आप देख सकते हो चितपुर रोड का जो बाज़ार है कोलकाता का, किस तरह का दिख रहा है उस वक्त का ये फ़ोटो है, किसी पेंटर ने बनाया होगा। समझ रहे हो बात को। अच्छा, और ये वेलेस्ली जो था, इसने सिटी को हेल्दी बनाने के लिए भी काफ़ी काम किया। जैसे काम क्या, मतलब मैं बताता हूँ आपको। वेलेस्ली ने एक रोड लिखा, एक माइन्यूट था, माइन्यूट होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर 1803 में। इसने उसने बोला था कि टाउन प्लानिंग की नीड है, और उसने वेरियस कमेटी सेटअप की इस काम के लिए। बहुत सारे बाजार घाट वगैरह थे, उनको जो बरेल ग्राउंड थे उनको क्लियर कर दिया गया। अच्छा, फिर तो एक तरह का ये पता है कि तरीका बन गया, जो कि आज भी सरकारें यूज करती हैं। पब्लिक हेल्थ की मतलब पब्लिक हेल्थ के लिए एक तरीका बन गया कि जो अगर कोई भी टाउन को क्लियर करना है, वहाँ की घर हटवानी, सब कुछ तोड़वाना है, खाली करवाना है, तो पब्लिक हेल्थ के नाम पे करवाने लग गए खाली। ठीक है। अच्छा, वेलेस्ली के जाने के बाद जो टाउन प्लानिंग का जो काम है, ये किसने किया, लॉटरी कमेटी ने 1817 में। 1803 में क्या रखा था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लिखा था वेलेस्ली ने। ठीक है, अब वेलेस्ली तो 1798 में आया, कब तक गवर्नर जनरल रहेगा, वेलेस्ली चला गया। उसके बाद ये काम कौन करता था, लॉटरी लॉटरी कमेटी। लॉटरी कमेटी हुई थी जो गवर्नमेंट की हेल्प से चलती थी। इसमें क्या है, इसका नाम यही था कि इसमें जो फंड थे वो रेज किया थे पब्लिक लॉटरी के थ्रू। लॉटरी निकालनी है, उसमें बहुत सारे लोग पैसा भरेंगे ना, तभी तो लॉटरी निकलेगी। तो उससे क्या, उसके फंड रेज किया जाते थे लॉटरी के थ्रू, इस तरह से। अच्छा, क्यों आता ये काम 1817 में, क्योंकि भाई साहब 1817 में ही ना कॉलेरा फैला था, और 1896 में प्लेग फैला था। मैं कोई पूछ सकता है आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि 1817 में फैला था कॉलेरा की बीमारी इंडिया में, और 1896 में प्लेग फैली थी। वैसे ही दुनिया में हर जगह फैली थी खैर। अच्छा, ये देखिए इसने क्या 1803 में जो माइन्यूट जो लिखा है ना, उसकी कुछ अंश हैं जिसमें लिखा हुआ है फॉर द रेगुलेशन ऑफ न्यूजेंस ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। 1803 में जो वेलेस्ली ने जो ऑर्डर लिखा था साफ सफाई के लिए, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर द हेल्थ सेफ्टी एंड कन्वीनियंस ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ दिस ग्रेट टाउन बाई एस्टेब्लिशिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड स्ट्रीट पब्लिक ड्रेन्स वाटर। समझ गए ना, मतलब तुम साफ सफाई के लिए कोई लंबा चौड़ा वासठ उसने लिख दिया है। अच्छा, और क्या है, अब क्या है, एक बहुत थ्योरी चलती थी उस वक्त कि एक उस वक्त की एक थ्योरी थी कि वैसे कि डायरेक्ट रिलेशन है किसके बीच में, लिविंग कंडीशन के बीच में और स्प्रेड ऑफ डिजीज के बीच, जो कि आज भी सच बात है। ठीक है, कि भाई साहब जैसे आप रहोगे उसी तरह से बीमारी फैलने का खतरा रहेगा। अगर आप गंदी तरह से रहते हो बीमारी ज़्यादा फैलेगी, साफ सफाई से रहते हो बीमारी कम फैलेगी। अच्छा, और ये ऐसे जो व्यूज़ थे इनको सपोर्ट किया बहुत सारे प्रोमिनेंट इंडियन मर्चेंट में जो सिटी में थे उस वक्त। जैसे कौन कौन, द्वारकानाथ टैगोर थे, रुस्तम जी काउस जी करके, ये दो लोग थे, द्वारकानाथ टैगोर और रुस्तम जी काउस जी। बेटा इनका नाम याद रख लेना। इन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था कि भाई साहब लिविंग कंडीशन एकदम अच्छी होनी चाहिए, तभी जो ये डिजीज़ वगैरह फैलने का जो है उसको रोका जाएगा। समझ रहे हो बात को। अच्छा, देखिए पहले क्या है, एक शब्द होता है कि बस्ती, बंगाली शब्द है बस्ती, है ना। अब होता क्या था मैं आपको बताऊं, एक सेकंड, कहाँ गया, बस्ती बंगाली शब्द है। सबसे पहले तो कहीं पर लोग रहते थे उसके लिए बस्ती का यूज किया जाता था, लेकिन बाद में बस्ती का यूज अंग्रेजों ने किस लिए कर दिया, बस्ती मतलब हो गया इनसैनिटरी स्लम, ऐसे स्लम, स्लम एरिया जहाँ पे जो गरीब लोग रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ी वाले। तो ब्रिटिश रिकॉर्ड में स्लम बस्ती हमेशा उसी जगह को लिखने लगे जहाँ पे बहुत ही गंदी तरह से रहा जाता है, जहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, जिन जगहों पर उसको बस्ती लिखने लग गए थे ब्रिटिश लोग जो थे। लेकिन बस्ती बंगाली शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे लोग रह रहे हैं। अच्छा, फिर लेट 19 सेंचुरी में क्या है कि ऑफिशियल इंटरवेंशन की वजह से सिटी में क्या है, मतलब ये जो मेजर जो थे, ये ऑफिशियल जो इंटरवेंशन थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बन गए सिटी में। लेट 19 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी का मतलब समझ रहे हो ना। 1800 से लेके 1899 तक जो लेट 19 सेंचुरी थी, उसमें ये जो मतलब बहुत सारा इंटरफेयर होने लग गया गवर्नमेंट का। तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर लिए गवर्नमेंट ने। ठीक है, जैसे बताता हूँ आपको क्या क्या लिया। गवर्नमेंट टुक ओवर ऑल द इनिशिएटिव फॉर टाउन प्लानिंग इंक्लूडिंग फंडिंग। गवर्नमेंट ने पूरे का पूरा अच्छे से देखा, टाउन प्लानिंग को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया अच्छे से। अच्छा, जो पहले जिस तरह का डिवाइड था, रेशियल डिवाइड, वाइट टाउन और ब्लैक टाउन नाम से, अब वो एकदम नए तरह के डिवाइड के रूप में आ गया, हेल्दी और अनहेल्दी। ठीक है,
समझ रहे बात को। वाइट मतलब पहले जिस तरह बोलते थे कि वाइट टाउन लोग रहते हैं, ब्लैक टाउन लोग रहते हैं, अब इस तरह समझ लगे कौन कौन सी हेल्दी सोसाइटी है, कौन कौन सी अनहेल्दी सोसाइटी है। वाइट टाउन ब्लैक टाउन जो है वो बदल के हेल्दी अनहेल्दी में आ गया। समझ रहे हो तुम। तो यही होता है समय के साथ जैसे जैसे आदमी है। तो अगला जो पेज है इसमें हम देख सकते हैं बहुत अच्छे से, एक कलकत्ता की एक बस्ती का वो फोटो है, बस्ती इन कोलकाता। ओके, ये हमने पढ़ लिया कोलकाता का पूरा, और इसमें कुछ नहीं है। अब आता है सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे बॉम्बे के बारे में, बम्बई जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक स्वर्ग मूवी का गाना है बम्बई के ऊपर, सुनना, काफ़ी अच्छा गाना है, गोविंदा की स्वर्ग मूवी। अच्छा चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक हम आ गए। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एक, जैसे चलिए लास्ट में पूछता हूँ चैप्टर के एंड में। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछूंगा, कोई अच्छा सा क्वेश्चन दूंगा इसी चैप्टर में से, अगर आप ढंग से ध्यान से सुन रहे हैं शुरू से तो आराम से इसको कर देंगे। अच्छा जी, बॉम्बे होता वो इनिशियली 7 आइलैंड, 7 आइलैंड का ग्रुप था। ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी ये आइलैंड ज्वाइन हो गए और बहुत सारा जो स्पेस जो था वो भी फिल हो गया, पूरा का पूरा एक ही बन गया। ठीक है, तो बॉम्बे जो था वो कमर्शियल कैपिटल था कॉलोनियल इंडिया की। वैसे आज के वक्त में भी इंडिया की कमर्शियल कैपिटल तो बॉम्बे ही है। अच्छा ठीक है, ये एक प्रीमियर पोर्ट था कहाँ पे, वेस्ट कोस्ट पे, जहाँ यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड भी होती थी आराम से। अच्छा, वन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ दिस ट्रेड इज ओपियम, पहले ओपियम की खेती बहुत होती थी। ओपियम बेटा वो होता है गांजा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो चाइना को एक्सपोर्ट करती थी ओपियम। इंडियन जो मर्चेंट थे इंटीग्रेट बॉम्बे इकोनॉमी डायरेक्ट टू मालवा। ठीक है, और कोलेब्रेशन विद कोलेब्रेशन विद द कंपनी वाज प्रॉफिटेबल। तो इंडियन मर्चेंट ने भी काफ़ी पैसा कमाया था इससे, जो रिच इंडियन मर्चेंट थे। इसलिए क्या हुआ कि इंडिया में एक ग्रोथ ऑफ इंडियन कैपिटल क्लास हुई, बहुत सारे इंडियंस भी बहुत अमीर अमीर हो गए, टाटा टाइप के जो लोग हैं। अच्छा, बॉम्बे के जो कैपिटलिस्ट थे वो बहुत सारी कम्युनिटी से आते थे, जिसमें पारसी, मारवाड़ी, कोंकणी, गुजराती, बनिया, बोहरा, ज्यू, आर्मेनियन। वैसे इनमें बहुत सारे लोग तो आज भी बहुत पैसे वाले हैं। पारसी तो है ही हैं, मारवाड़ी भी हैं, गुजराती बनिए भी हैं। अच्छा, ज्यूज़ भी बहुत पैसे वाले हैं आज भी। बाकियों का मैं जानता नहीं ना, इन लोगों को मैंने सुना है बहुत अच्छे से, जिन पर आज भी बहुत पैसा है। ये आपने चैप्टर 10 में हमने पढ़ाई था कि किस तरह से अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ा था 1861 में, यहाँ पे कॉटन बूम आया था। ठीक है, इस वजह से भी काफ़ी पैसा कमाया लोगों ने, मतलब जो मर्चेंट वगैरह ने। अच्छा, और क्या है, तो इस मतलब 1861 का जो ये आया था, मतलब वहाँ पे सिविल वॉर छिड़ा था, इस वजह से वंस अगेन इंडियन जो मर्चेंट थे और मिडलमैन जो थे उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई ह्यूज प्रॉफिट कमाने की। फिर क्या हुआ, 1869 में सुएज कनाल बनी। बेटा कोई पूछ सकता है सुएज कनाल तो वैसे न्यूज में रहती है, सुएज कनाल कब बनी, 1869 में। अगर आपको नहीं पता सुएज कनाल, एक बार नेट पर चेक करो, यूट्यूब पर चेक करो, बहुत सारे आपको मिल जाएगी पूरी न्यूज़ सुएज कनाल क्या है। पहले अंग्रेजों को घूम के आना पड़ता था अफ्रीका के नीचे से, तब इंडिया आते थे मेडगास्कर होके। अब क्या हुआ कि सीधे रेड सी से होके जाओ, जो इजिप्ट और जो इजराइल वाला जो बीच में से जाती है नहर, सीधे मेडिटेरियन सी में नहर खोद दी एक 200 रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ने के लिए सुएज कनाल, और उससे बहुत सारे किलोमीटर जो कम हो गए, तो बहुत कम घंटे लगने लगे यूरोप तक, इंडिया तक आने थे। तो कुल मिला के जैसे ही 1861 में सुएज कनाल स्टार्ट हुई तो बॉम्बे के लिंक बन गए किससे, वर्ल्ड इकोनॉमी से, और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए बॉम्बे के। अच्छा, इस वजह से बॉम्बे को क्या डिक्लेयर कर दिया, ओप्स प्रिमा इन इंडिस, बॉम्बे ओप्स प्रिमा इन इंडिस। इसका मतलब है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया, बॉम्बे को डिक्लेयर कर दिया गया। तो आपसे कोई पूछे ओप्स प्रिमा इन इंडिस किसके लिए आता है ये वर्ड, प्रिमा इन इंडिस, ठीक है, किसके लिए आता है, बॉम्बे के लिए आता है, ये तो याद रख सकते हो ये। अच्छा, वैसे मैं बहुत कम चीज़ें बताता हूँ आपको, मतलब जो इंपॉर्टेंट है बस वही बताता हूँ, तो आप इतना जो जो बता रहा हूँ वो तो आपको याद रखना ही है सब कुछ। अच्छा भाई, लेट 19th सेंचुरी मर्चेंट जो थे बॉम्बे के अंदर, उन्होंने अपनी वेल्थ को इन्वेस्ट करने स्टार्ट कर दिया न्यू वेंचर्स में, सच एज कॉटन मिल्स खोल दी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हुई और भी नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि प्रिम्स इन इंडिया, इस बात को तो याद रख लेना, किसको बोलते हैं, बॉम्बे को मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया बोला गया इस वजह से सुएज कैनाल खुलने के बाद। ठीक है, इंडियंस जो थे उन्होंने भी यूरोपियन आर्किटेक्चर का यूज करने लग गया और फिर अपने उसमें मिला लिया जैसे, और ब्रिटिशर्स ने भी सेम काम किया, इंडियन स्टाइल को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मिला लिया। जैसे बेटा बंगला एक शब्द है, ठीक है, बंगला जो शब्द है, बंगला होता है जो फूस का बना हुआ झोंपड़ी जो होती है, जिस तरह जो इस डिज़ाइन में होती है यूँ करके गाँव वगैरह में बनती है। ठीक है,
फिर अब इन्होंने इस डिज़ाइन घर बनाने स्टार्ट कर दिया, इसको बंगलो बोलने लगे, ठीक है। जिसका यूज कब क्या किया जाने लगा, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का बॉम्बे और ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिसर्स को देने के लिए जो घर थे उनका बंगलो बोलने लगे उनको। तो कुल मिला के जो नेम बंगलो है वो ड्राइव होता है बंगला से, इसका मतलब है थैच्ड बंगाली हट। थैच मतलब इस तरह की बंगाली जो हट होती है झोंपड़ी, उससे निकला है ये। जैसे आप देख सकते हैं एक बंगलो है किसी सरकारी अफसर का, 19वीं सेंचुरी का फ़ोटो है ये, देख सकते हो आप। अच्छा, अब जैसे देखें, अब देखिए जो पब्लिक जो बिल्डिंग होती थी बॉम्बे में, उसमें बहुत तरह की ब्रॉड आर्किटेक्चर स्टाइल मतलब स्टाइल्स का यूज करते हैं, अलग तरह की स्टाइल, जिनमें से दो के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि इंग्लैंड की जो फैशन से यहाँ इंडिया में आया है। फर्स्ट स्टाइल तो कौन सी, इसको बोलते हैं न्यू क्लासिकल या नियो क्लासिकल, न्यू क्लासिकल या नियो क्लासिकल। इस स्टाइल में क्या होता है कि जो भी कोई बिल्डिंग होगी उसके बाहर पिलर्स लगे होंगे बहुत सारे, न्यू डिजाइन में पिलर्स पे होगी वो। जैसे इसको आप देख सकते हो, ये बनी हुई है टाउन हॉल है बॉम्बे में, देखिए किस स्टाइल में बना हुआ है ये, बहुत सारे पिलर्स हैं ना आगे लगे हुए। इस तरह की जो स्टाइल होती है इसको बोलते हैं न्यू क्लासिकल या नियो क्लासिकल, समझ रहे हो बात को। अब क्या है, जैसे ये आर्किटेक्चर जो है मेडिटेरियन ओरिजिन का है, ठीक है। और ऐसा बोलते हैं ट्रॉपिकल वेदर के लिए सूटेबल होता है काफ़ी। बेटा देखिए ये जो क्वेश्चन है, मैंने आपको ये लाइन क्यों करवाई है कि ट्रॉपिकल वेदर्स के लिए सूटेबल है। अब जैसे बॉम्बे के आर्किटेक्चर वाले में क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट दे सकता है काफ़ी कि बॉम्बे में न्यू क्लासिकल नाम की स्टाइल यूज होती थी, ठीक है। टाउन हॉल जो इससे बनाया गया है ये ट्रॉपिकल वेदर के लिए काफ़ी सूटेबल मानी जाती है, मेडिटेरियन ओरिजिन है इसका। इस तरह से काफ़ी स्टेटमेंट आ सकते हैं, तो आपको रट लेनी है बिल्कुल जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो, तो ठीक है। तो टाउन हॉल ऑफ बॉम्बे जो है वो इसी स्टाइल में बनाया गया है 1833 में। देखिए गवर्नमेंट हाउस किसने बनवाया था, वेलेस्ली ने। टाउन हॉल ऑफ बॉम्बे किस स्टाइल में, नियो क्लासिकल में, ठीक है जी। इतना आपको समझ आ जाना चाहिए। अच्छा, और जैसे आपको बताऊँ, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और भी कई तरह की जैसे बिल्डिंग थी और कई कमर्शियल बिल्डिंग बनी इसी दौरान, कॉटन बूम के दौरान। कॉटन बूम का मतलब ये है जहाँ पे जब यहाँ कॉटन बूम का मतलब है जब अमेरिका में सिविल वॉर छुड़ा था तो यहाँ के कई लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया था, तो यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग बनी थी तब। अच्छा, तो पहली बिल्डिंग टाउन हॉल ऑफ बॉम्बे देख ली हमने, इसी स्टाइल में बनी है। ऐसे एक और बिल्डिंग है, इसका नाम है एल्फिस्टोन सर्किल, आज के वक्त में मुंबई में है। इसको बाद में हॉर्निमन सर्कल बोलते हैं, एल्फिस्टोन सर्कल और हॉर्निमन सर्कल, ठीक है। ये इस तरह का है कि इसमें पिलर्स का इस्तेमाल तो होगा वही सेम क्योंकि न्यू क्लासिकल है, लेकिन पिलर्स इस तरह से यूज होंगे कि वो जो आगे की जो जगह है उसको एकदम एक गली की तरह यूज किया जा सके। जैसे बॉम्बे में कई जगह पे है, जैसे आप इसमें देखोगे ये बिल्डिंग है एल्फिस्टोन सर्कल, तो ये देखा होगा आपने, ये पिलर लगे होंगे काफ़ी, इसके ये बीच में एक गली है, ऊपर बिल्डिंग है भले ही, लेकिन आप यहाँ से चलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस जगह का, इससे निकल के जा सकते हो उसमें से पार, समझ रहे बात को। ये पूरा बना हुआ है ना, यहाँ से घुसने की जगह है, तो एल्फिस्टोन सर्कल भी इसी स्टाइल में बेसिकली। तो एल्फिस्टोन सर्कल क्या है, पिलर्स तो है ही हैं और आर्चेज हैं, पिलर और आर्चेज का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें बहुत सारी मतलब मिक्स हो गई दो तीन तरह की स्टाइल जो है। तो कुल मिला के कवर्ड आर्केड्स हैं, आर्केड्स मतलब गली, कवर्ड तरह की गली है एक, इस तरह का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो हमने दो देख ली हमने न्यू क्लासिकल। अच्छा, एक दूसरी अच्छा, ये पिच्ड रूफ तो आप जानते हो, बंगले पिच्ड रूफ में बनाए जाते हैं, ये तो मैंने बता दिया, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, दूसरी जो स्टाइल है, पहली न्यू क्लासिकल देख ली, दूसरी स्टाइल का नाम नियो गोथिक। नियो गोथिक का मतलब है हाई पिच्ड रूफ मिलेंगी आपको, पॉइंटेड आर्क मिलेंगी। हाई पिच्ड मतलब देखिए एक तो होता है इस तरह का पिच, एक होती है इस तरह की, जैसे चर्च देखा होगा आपने, इस तरह के होते हैं बिल्कुल, इनमें बहुत ही ज़्यादा स्लोप होती है इस तरह की। हाई पिच हो ना अगर, या ज़्यादा ही पॉइंटेड आर्क हो, बहुत ही यूँ पॉइंट करके पेन मतलब पैनी टाइप की हो, तो समझ लेना वो कौन सी है, नियो गोथिक स्टाइल है। नियो क्लासिकल में क्या है, पिलर्स का इस्तेमाल होता है, आपको पता है। तो अच्छा, तो नियो गोथिक का इस्तेमाल कहाँ होता है मैंने आपको बता दिया, स्पेशली चर्च जो होते हैं, देखा होगा ना कैसे लंबा सा चोंच होती है चर्च की। अच्छा जी, और क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और हाई कोर्ट जो भी इस स्टाइल में, उनका जो आगे का जो जगह है वो इस तरह की है। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे हुई, हाई कोर्ट, देखो इस तरह का इनमें एक बिल्डिंग सी मिलेगी, बहुत सारी बिल्डिंग होती है वैसे तो खैर, बीच में जो बिल्डिंग मिलेगी इसे यूं करके आगे का एक जगह होगी इसमें। जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, एक आध फोटो भी आएगा, चिंता मत करिए। जैसे देखिए, अब देखिए ये जो है, ऐसा तो है नहीं कि उसमें ऊपर कोई रह रहा है, लेकिन इसकी स्टाइल किस तरह की बनाई, बहुत पहना है ना ये, इस तरह की, ये नियो गोथिक है। दो तरह की स्टाइल बनाई, नियो क्लासिकल, नियो गोथिक। अच्छा, और जैसे क्या है, इंडियंस ने भी इस सब के लिए पैसा दिया था काफ़ी, इंडियंस गेव मनी फॉर सम दिस बिल्डिंग। जैसे बेटा हमने अभी दो इंडियंस की बात की थी ना, याद हो तो आपको, जिन्होंने इस सब को सपोर्ट किया था, ये कि अच्छी कंडीशन रहेंगी,
दो में किसका नाम था? द्वारकानाथ टैगोर और रुस्तम जी काउस जी। तो एक तो काउस, सर काउस जी के बारे में बात होगी। तो ये जो द यूनिवर्सिटी जो हॉल है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ जो बॉम्बे का जो हॉल है, इसके लिए पैसा किसने दिया था? काउस जी जहांगीर रेड्डी मनी, ये अलग है। वो रुस्तम जी काउस जी अलग हैं। ये किसने दिया था पैसा? काउस जी जहांगीर रेड्डी मनी, ये रिच पारसी मर्चेंट थे, उन्होंने इसके लिए पैसा दिया था। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो थी क्लॉक टावर, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जिसको क्लॉक टावर बोलते हैं, वो फंड की थी किसने? एक बैंकर थे, इसका नाम क्या था? प्रेमचंद रॉयचंद। प्रेमचंद रॉयचंद ने क्या बनवाया था? वैसे ये सब पूछेंगे तो नहीं, लेकिन फ्री में बता देता हूँ, क्योंकि आजकल तो क्या ऐसा हो गया है कि थीम्स में से तो वो कुछ भी उठा देते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, कोई भी एक चीज़, ठीक है। अच्छा, इसीलिए जो यूनिवर्सिटी जो क्लॉक टावर जो है, इसका नाम ना इन जो रॉयचंद प्रेमचंद ने इसलिए पैसा दिया, तो इन्हीं की माँ के नाम पे इसका नाम रखा गया बाद में। इनकी माँ थी राजाबाई, तो इसके लिए इसका नाम क्या कर दिया? राजाबाई टावर, ठीक है। तो राजाबाई किसकी माँ का नाम है? प्रेमचंद रॉयचंद की, ठीक है। किसी तरह से आप याद रख लो तो रख लेना बेटा, बताना मेरा काम है। अच्छा, मुंबई का जो एक रेलवे स्टेशन है विक्टोरिया टर्मिनस, वो भी न्यू गोथिक स्टाइल में। ये विक्टोरिया टर्मिनस का तो फोटो बेटा, जहाँ तक ऐसा है, नहीं विक्टोरिया टर्मिनस का फोटो तो अगले पेज पे है यार, ये पेज और बार बार हो जाते हैं। ये तो वही है, बॉम्बे सेक्रेटरीट इस डिज़ाइन में बना हुआ है। अच्छा, देखिए अब एक दो बिल्डिंग्स के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। बॉम्बे सेक्रेटरीट जो बिल्डिंग है, इसको डिज़ाइन किसने किया है? सर एच सेंट क्लेयर विकिंस, एच सेंट क्लेयर विकिंस, ठीक है बेटा, इसको याद रख लीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है इसको पूछ सकता है। बॉम्बे सेक्रेटरीट डिजाइन बाई एच सेंट क्लेयर विकिंस, ठीक है, इसने डिजाइन किया है इसको, बॉम्बे सेक्रेटरीट को। अच्छा, ये दो दो लोगों की नाम है, ज़्यादा के याद नहीं लिखने आपको, ठीक है। और देखिए विक्टोरिया टर्मिनस को देखिए, ये रेलवे स्टेशन है मुंबई में, विक्टोरिया टर्मिनस। अब बताइए इसमें कितनी पॉइंटेड रूप है, कितने पॉइंट ही पॉइंट है, देखिए देखिए, चाहे आर्क भी बनी हुई तो भी पॉइंट है। आर्क का मतलब है कि नियो गॉथिक के संग इस्लामिक आर्किटेक्चर को मिक्स कर दिया। भाई इस तरह के डोम तो कहाँ होते हैं? इस्लाम में, मस्जिद का आपने देखा होगा, उसमें भी अगर पॉइंट बना दिया ऊपर तो समझ गए न्यू गॉथिक हो गई वो। अच्छा, तो देखिए हमने अभी देखा था बॉम्बे सेक्रेटरी किसने बनाया था? सर एच सेंट क्लेयर विकिंस ने। और विक्टोरिया टर्मिनस जो है, ये रेलवे स्टेशन है विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई में, इसको किसने बनाया है? F.W. स्टीवन। समझ गए बात को? तो बॉम्बे सेक्रेटरीट, एच सेंट क्लेयर विकिंस, विक्टोरिया टर्मिनस, और एक है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो बिल्डिंग है, इसका भी अगले इस पेज पे फोटो है, देखिए बस यही बचा है लास्ट, ये रही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो बिल्डिंग है, इसको F.W. स्टीवन ने, मतलब उसी ने बनाया जिसने विक्टोरिया टर्मिनस बनाया है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और विक्टोरिया टर्मिनस, इन दोनों को किसने बनाया है? F.W. स्टीवन ने डिजाइन किया है, और बॉम्बे सेक्रेटरीट को एच सेंट क्लेयर विकिंस ने। इतना आप बेटा याद रख लीजिए कैसे भी करके, ठीक है जी। और फिर मैंने आपको बता दिया कि कई फिर नई नई तरह की डिजाइन आने लगी इस्लामिक आर्किटेक्चर को, मतलब इसके साथ मिक्स कर दिया गया गोथिक के साथ। तो देखिए ये जो एक जगह मद्रास का लॉ कोर्ट है, इसको देखिए, इसमें क्या है कि पठान एलिमेंट गोथिक के साथ मिक्स कर दिए गए। देखिए पठान एलिमेंट मतलब है, देखो डोम बनी हुई है ऊपर, लेकिन पॉइंट भी बना दिए, तो मिक्स हो गया ना दो तरह के डिजाइन जो है। तो आप देख सकते हो ये भी। अच्छा, और इस पेज पे क्या इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो फिर जैसे ही 20वीं सेंचुरी की शुरुआत हुई तो एक नई तरह की हाइब्रिड स्टाइल निकल के आई, वही पठान स्टाइल को जब इसके साथ मिक्स कर दें तो इसी को एकदम हाइब्रिड स्टाइल बोलेंगे, जिसको बोलते थे अपन इंडो सार्सेनिक। इंडो सार्सेनिक मतलब वही इंडो इस्लामिक समझ लीजिए आप, इंडो सार्सेनिक। अच्छा, इस स्टाइल में वही मद्रास का हाई कोर्ट तो बना ही हुआ है, ये मैंने आपको भी बता ही दिया, ये जिसका फोटो दिखाया था। क्या बोल रहे हैं? इंडो सार्सेनिक। बेटा इंडो सार्सेनिक कोई पूछे तो कि जो इस्लामिक जो स्टाइल है बेसिकली, ठीक है। इंडो सार्सेनिक मतलब क्या है? देखो, जैसे इंडो का मतलब तो वही इंडियन मतलब हिंदू, और सार्सन मतलब, सार्सन बोलते थे यूरोपियन मुस्लिम्स को, सार्सन, ठीक। इंडो सार्सेनिक स्टाइल हो गई है। अच्छा जी, जैसे फिर एक दो चीज़ें और हैं, इनको देख लेते हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है उसको ट्रेडिशनल गुजराती स्टाइल में बनाया गया है। किसके वेलकम के लिए बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया को? जो किंग जॉर्ज 5 आए थे उनके लिए बनाया था। और जो क्वीन मैरी जो इंडिया में 1911 में आए थे ना, किंग आया था जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंचम जिसको हिंदी में बोलते हैं, जॉर्ज फिफ्थ जो आया था, जिसने बंगाल का जो डिवीज़न जो हो गया था उसको वापस ही कहा था कि बंगाल का डिवीज़न कैंसिल कर दिया था, और फिर 1911 में ही जो वो थी कैपिटल उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। पहले कैपिटल कोलकाता थी ना, उसको दिल्ली बना दिया दोबारा से, मतलब दोबारा से क्या, पहली बार ही, मतलब कैपिटल कोलकाता रही है बहुत समय तक अंग्रेजों की। 1911 में जाके दिल्ली जाके कैपिटल बनाई थी अंग्रेजों ने। कब? जब किंग जॉर्ज फिफ्थ यहाँ पे आया था, ठीक है।
तो जो किंग जॉर्ज उसके स्वागत के लिए गेट बनाया गया था, इसको इंडिया गेट बोलते हैं, आज भी दिल्ली में है, दुनिया जानती है उसको। किस स्टाइल में बना हुआ है? वो गुजराती स्टाइल में, ये आप याद रख सकते हो। अच्छा, और क्या है, एक इंडस्ट्रियल से जमशेदजी टाटा, रतन टाटा के शायद दादाजी रहे होंगे, उन्होंने ताजमहल होटल बनाया सिमिलर स्टाइल में। कहाँ पे? मुंबई में ताज होटल, जिस पे हमला हुआ था 26/11 का, आपको सबको पता ही है। ठीक है, अब देखिए फिर मुंबई जैसे शहरों में बहुत सारे लोग आके रहने लग गए, तो क्या है, फिर रहने की जगह कम पड़ी और भाई सब लोग ज़्यादा हो गए, तो एक नई तरह की बिल्डिंग निकल के आई, इसको मल्टी स्टोरी सिंगल रूम अपार्टमेंट बोलते हैं। क्या बोला मैंने? मल्टी स्टोरी सिंगल रूम अपार्टमेंट। बेटा देखिए, मल्टी स्टोरी सिंगल रूम अपार्टमेंट, क्योंकि लैक ऑफ स्पेस होगा सिटी में, जिसको क्या बोलते हैं? चौल। आपने सुना होगा मुंबई में बहुत सारे लोग चौल में रहते हैं। देखिए इस तरह की बिल्डिंग है। बॉम्बे की क्या है? एक चौल है। क्या है बॉम्बे की? चौल। दिख रही है आपको? देखो इस तरह के बहुत सारे मुंबई में मिल जाएंगे आपको, मल्टी स्टोरी सिंगल रूम जो अपार्टमेंट होते हैं। और मैं आपको एक दो चीज़ दोबारा बता दूं, हमने देखा था बॉम्बे सेक्रेटरीट जो बिल्डिंग थी, एच सेंट क्लियर विकेंस डिजाइन किया था, विक्टोरिया टर्मिनस और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाली ये वाली जो बिल्डिंग है, इसको FW स्टीवन ने डिजाइन किया था। ठीक है, न्यू क्लासिकल स्टाइल थी, न्यू गोथिक स्टाइल थी, और थर्ड समझ लो इंडो सार्सन एक तरह की मिक्स करके इंडियन, और उसको हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। गेटवे ऑफ इंडिया गुजराती स्टाइल में बनाया था, किंग जॉर्ज 5 जो 1911 में आया था इंडिया क्वीन मैरी के साथ में यहाँ पे, उसके साथ, तो इसके स्वागत के लिए बनाया गया था। अब देखिए मैं आपको क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ, ये पूरी पूरी टाइमलाइन देखना तो बहुत ज़रूरी रहता ही है, इसके बिना तो चैप्टर खत्म हो ही नहीं सकता। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये था बेटा, मैंने आपको इस चैप्टर में शुरू में बताया था, ये जो शुरू में क्या है, बाद में तो फिर भी इसमें मुंबई में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने कभी भी यहाँ पे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने इन सिटी का इस्तेमाल बस एक तरह से कलेक्शन डिपो की तरह ही हो रहा था, बस यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा था और वहाँ से सामान उनके यहाँ पे आ रहा था। लेकिन इंडिया में 2 सिटी थी जिनको प्रॉपर इंडस्ट्रियल सिटी बोलते हैं। कौन कौन सी वो 2 सिटी थी, उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आपको याद हो, मैंने इसी चैप्टर में आपको पढ़ाया है। ठीक है जी, देख लेते हैं क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। 1500 1700 के बीच में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी स्टैब्लिश कर रही हैं, पोर्तुगीज़ पणजी में आ रहे हैं, अपने बेस बना रहे हैं, डच मसूलीपट्टनम में, ब्रिटिश मद्रास में और बॉम्बे में, और कोलकाता में ब्रिटिश, और फ्रेंच कहाँ पे आ रहे हैं? पौंडीचेरी में। ये ब्रिटिश कहाँ पे? बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता, इसकी मैंने अलग से आपको बताई दी है। ब्रिटिशर्स ने कहाँ भी यहाँ पे ट्रेडिंग पोस्ट बनाई थी अपनी, मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता, MBC का वो बताया था। ठीक है, ये हो गया। 1757 में विक्ट्री हो गई ब्रिटिशर्स की बैटल ऑफ प्लासी में, सिराजुद्दौला को हरा दिया, और ब्रिटिशर्स किसके रूल बन गए? बंगाल उनके हाथ में आ गया। फिर उन्होंने दोबारा से राजा को बना दिया था कुछ दिन के लिए, लेकिन बाद में 1764 के वॉर को जीतने के बाद फिर तो ब्रिटिशर ने खुद के हाथ में ले लिया पूरा पूरा कंट्रोल। ठीक है, 1773 में कलकत्ता में क्या बनाया उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बनाया कलकत्ता में? सुप्रीम कोर्ट। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट कब बनाया गया? 1773 में। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी फाउंडेड बाई सर विलियम जोन्स। तो कोई पूछा आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जोन्स ने किसने फाइंड किया, उसको फाउंड किया? विलियम जोन्स ने। ठीक है, 1793 कॉर्नवालिस कोड आ गया, कॉर्नवालिस कोड ने, अच्छा ये सब छोड़िए, 1793 में कॉर्नवालिस था, इसने परमानेंट सेटलमेंट लेके आया था, याद है कि नहीं? फिर 1798 1803 आ गया यहाँ पर डायरेक्ट, लेकिन उसके पहले बताता हूँ आपको। 1798 में वेलेस्ली आया, उसने सब्सिडरी अलायंस लेके आया। फिर 1803 में वेलेस्ली ने वही माइन्यूट लिखा था कोलकाता के टाउन इंप्रूवमेंट के लिए, याद है ना, कि वैसा टाउन वाल को क्लियर करो, साफ सफाई के लिए वेलेस्ली माइन्यूट ऑर्डर जो होता है इसका, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, वेलेस्ली का माइन्यूट। अच्छा, 1818 में क्या हुआ था? ब्रिटिश टेक ओवर दक्कन, याद है ना? 1818 में दक्कन बॉम्बे को टेक ओवर कर लिया, और दक्कन में उसमें नया तरह का सेटलमेंट सिस्टम लेके आए, रेवत वाली सेटलमेंट, 30 साल में जाके दोबारा से उसको किया जाएगा, याद हो तो। कौन लेके आया था? हेक्टर मुनरो, याद है कि नहीं? अच्छा, फिर वेलेस्ली के जाने के बाद जो टाउन मतलब जो साफ सफाई काम कौन देखता था? लॉटरी कमेटी, वो भी आपको याद होगी, बताया था चैप्टर में। 1853 में रेलवे आ गई, पहली रेल चली बॉम्बे ठाणे, फादर ऑफ इंडियन रेलवे, उस वक्त का गवर्नर जनरल था डलहौजी, इसको फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोलते हैं। अच्छा जी, 1857 स्पिनिंग और वीविंग मिल खुली बॉम्बे में, इसको याद रखना इतना कोई ज़रूरी नहीं, वैसे देख सकते, लेकिन ज़रूरी क्या है, 1857 में यूनिवर्सिटी बनी कहाँ पे? बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, तीनों के तीनों शहर में यूनिवर्सिटी कब बनी? 1857 में, जब रिवॉल्ट हुआ तभी यूनिवर्सिटी बनी है इंडिया में, तीनों शहरों में, MBC, जो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट शहर हैं। अच्छा, और क्या है? ये दोनों तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। 1896 को देख लीजिए, फर्स्ट स्क्रीनिंग हुई फिल्म की वॉस्टन होटल बॉम्बे में, पहली बार फिल्म चलाई गई वॉस्टन होटल बॉम्बे में 1896, बेटा याद रख लेना इसको तो।
ठीक है जी। 1896 में प्लेग फैला था, याद हो तो। और 1818 में क्या फैला था? कोलेरा फैला था, आपको याद हो तो बेटा, याद है क्या? अच्छा। और कौन सी 1911 में ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, वही कलकत्ता से दिल्ली को कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया गया, जब जॉर्ज फिफ्थ आया था, गुजराती स्टाइल में उसके स्वागत के लिए इंडिया गेट को बनाया गया था। अच्छा, ये जहाँ बेटा 1818 जो था, इसमें एक और चीज़ हुई थी, आपको याद हो तो। माउंट आबू जो हिल स्टेशन था, उसको अंग्रेजों ने स्टेशन को फाइंड किया था माउंट आबू, कब? 1818 के एंग्लो मराठा वॉर के दौरान। याद है कि नहीं आपको? तो हमने इस चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से देखा। ठीक है, अब जहाँ तक पूरा का पूरा आपको चैप्टर, आपको क्वेश्चन ही मैंने बता दिया कि कौन सी प्रॉपर 2 इंडस्ट्रियल सिटी थी इंडिया की, वो क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करना है। उसके बाद बेटा इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने लोगों दोस्तों से करवाइए। ठीक है, उसी से तो हमको मोटिवेशन मिलेगा आपके लेक्चर बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।